यान कोंगहाई ने अपना हाथ हिलाया और सबको साथ लेकर आगे बढ़ा। जोरदार धमाका हुआ। गेट के अंदर कदम रखते ही चू लिन को महसूस हुआ कि वहां की जीन एनर्जी इतनी घनी थी कि एकदम गाढ़े लिक्विड जैसी लग रही थी। उसके शरीर में एक तेज झटके जैसा महसूस हुआ। जिन लोगों की स्ट्रेंथ कम थी वे तो एनर्जी वेव की टक्कर से वहीं जमीन पर गिर पड़े। क्या पावरफुल जेनेटिक एनर्जी है! इतनी खतरनाक एनर्जी डेंसिटी देखकर चूलिन पूरी तरह से शॉक्ड था। ये जरूर टियान वुजोंग की कोई कमाल की टेक्निक होगी जिससे वे जमीन के अंदर से एनर्जी निकालकर उसे फॉग में बदल देते थे ताकि यहाँ के डिसाइपल्स उसका इस्तेमाल कर सकें। ये सच में एक्स्ट्रॉर्डनरी था। हवा चीरने की तेज आवाज हुई। आसमान से दर्जनों ह्यूमन नियॉन लाइट्स तेजी से नीचे आईं और देखते ही देखते कई लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। हम वाइस पैलेस मास्टर को प्रणाम करते हैं। ये दर्जनों लोग आसमान में हो रही अजीब हलचल चेक करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो यान कोंगहाई हैं तो उन्होंने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट किया। यान कोंगहाई ने हल्की स्माइल के साथ कैजुअल तरीके से बताया, ये नए डिसाइपल्स हैं जिन्हें ब्लड स्टार अरीना से सिलेक्ट किया गया है। उन दर्जनों लोगों ने सिर हिलाया और छू लिन समेत बाकी भीड़ पर एक नज़र डालकर अपनी आंखें फेर लीं। उनकी नज़रों के दबाव से नए लोग थोड़े अनईजी हो गए थे और साफ तौर पर एक दूसरे के ऑरा से शॉक्ड थे। टियान वुजोंग सच में कमाल था। पेट्रोल पर निकले इन दर्जन भर लोगों की स्ट्रेंथ भी उनसे कहीं ज्यादा थी। चूलिन महसूस कर पा रहा था कि उन 10-12 लोगों में से लगभग हर किसी की स्ट्रेंथ शुआनजिंग के 5th रॉबरी के ऊपर थी और उनका मोमेंटम तो और भी ज्यादा हैवी था। लॉर्ड यान, प्लीज इन नए डिसाइपल्स को जल्दी से जल्दी टियानटाई ले चलिए। बाकी वाइस पैलेस मास्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल टीम के लीडर ने यान कोंगहाई से पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहा। यह सुनकर यान कोंगहाई ने नाक सिकोड़ी और कहा, ये बूढ़े लोग हर बार लोगों को छीनने की इतनी जल्दी में रहते हैं। ये सुनकर पेट्रोल डिसाइपल का चेहरा थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया, लेकिन उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, चलो चलते हैं। यान कोंगहाई थोड़ा अनॉयड लग रहे थे। उन्होंने सामने खड़े पेट्रोल डिसाइपल्स को हाथ हिलाकर इशारा किया और फिर सबको लेकर एक तेज रोशनी की तरह नीचे की तरफ उड़ चले। छू लिन ने यान कोंगहाई के ठंडे पड़े चेहरे को देखा। उसे समझ नहीं आया कि यान कोंगहाई अचानक से ऐसे क्यों बिहेव करने लगे। बाकी लोगों से डिटेल में बात सुनने के बाद छू लिन को समझ आया कि यहाँ 4 पैलेसेस थे, वूफा पैलेस, वुयुआन पैलेस, वुशेंग पैलेस और वूमी पैलेस। इनकी रैंकिंग भी बिल्कुल इसी ऑर्डर में थी। वूफा पैलेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग था और वूमी पैलेस सबसे कमजोर, और यान कोंगहाई उसी सबसे कमजोर वूमी पैलेस के वाइस लीडर थे। हर बार टियानवुजोंग में आने वाले नए डिसाइपल्स को इन्हीं 4 पैलेसेस में से किसी एक को चुनना होता था। लेकिन वूमी पैलेस की रैंकिंग सबसे आखिर में होने की वजह से उन्हें मिलने वाले डिसाइपल्स भी सबसे कमजोर होते थे। आखिर कौन उस पावरफुल वूफा पैलेस में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन कुछ अफवाहें ऐसी भी थीं कि वूमी पैलेस असल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। चारों पैलेसेस की अपनी अपनी गहरी इनहेरिटेंस थी। वूमी पैलेस का मिशन जूस सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसे समझना उतना ही मुश्किल था। इसी वजह से वूमी पैलेस की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही थी। अब तो नए आने वाले डिसाइपल्स भी वूमी पैलेस के बजाय वूफा पैलेस को ही चुनते थे। एक अफवाह यह भी थी कि 22वें डेविल किंगडम में मारे गए एक कपल भी वूमी पैलेस के ही डिसाइपल्स थे। अपने आसपास हो रही इन फुसफुसाहटों को सुनकर छू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि उसे किस पैलेस में जाना है। चू लिन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उन्हें ले जा रही फॉर्मेशन धीरे धीरे एक फ्लैट पहाड़ की चोटी पर उतरने लगी। उस चोटी पर कई सारे हॉल्स बने हुए थे। पहाड़ के ऊपर बादलों की गहरी धुंध छाई हुई थी और तभी सबके सामने पत्थरों से बना एक चौड़ा प्लेटफॉर्म नजर आया। उस प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े खंभे शान से खड़े थे। छू लिन और बाकी लोग अब उस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके थे। हा, यान कोंगहाई, आखिरकार तुम आ ही गए। छू लिन और बाकी लोग अभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि सामने से एक जोरदार हंसी गूंज उठी। उन्होंने नजरें उठाकर देखा, पत्थर के उस प्लेटफॉर्म के किनारे पर हवा के बीच दर्जन भर लोग खड़े थे। उन सबके आगे 3 मिडिल एज लोग हाथ बांधे खड़े थे। उनका मोमेंटम सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। कोई भी उनके शरीर से निकल रही भारी ताकत को महसूस कर सकता था। ये तीनों बाकी बचे 3 पैलेसेस के वाइस मास्टर्स थे। छू लिन की नजरें उन तीनों आदमियों पर से होती हुई उनके पीछे खड़े कुछ डिसाइपल्स पर जा रुकीं। उनमें से एक लड़का और 2 लड़कियों की ब्रेथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वे उन पेट्रोल डिसाइपल्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहे थे जिनसे वो पहले मिला था। उन तीनों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली एक छोटी हाइट की लड़की थी। वो यंग थी। उसने एक खूबसूरत रेड ड्रेस पहन रखी थी। उसकी तेज काली सफेद आंखें छू लिन और बाकी लोगों को बारीकी से स्कैन कर रही थीं। वो लड़की देखने में ही कमाल की लग रही थी। ऊपर से उसके शरीर में हो रही अजीब फ्लक्चुएशन की वजह से आसपास की एनर्जी भी लगातार हिल रही थी। वहां गिटार के तारों जैसी हल्की हल्की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर किसी का भी मन खुश हो जाए। ऐसा नजारा सच में बहुत रेयर था और छू लिन ने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। क्यों, तुमसे इंतजार नहीं हो रहा था? यान कोंगहाई ने सामने खड़े तीनों लोगों को ठंडी नजर से देखा। हा, इस ब्लड स्टार कॉम्पिटिशन का चैंपियन हमारे टियानवुजोंग में आ गया। ये सच में बड़ी राहत की बात है।
रेड ड्रेस वाली लड़की के आगे खड़े मिडिल एज्ड आदमी ने जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी किसी बिजली के कड़कने जैसी थी, जिससे आसपास की हवा में भी भारी गूंज पैदा हो गई। वो वूफा पैलेस के डेप्यूटी हेड फांग यिकुन थे। वुयुआन पैलेस के डेप्यूटी लीडर के चेहरे पर भी हल्की स्माइल थी और उनकी नजरें चू लिन और बाकी लोगों को टटोल रही थीं। वो काफी ईगर लग रहे थे। इस बार के ब्लड स्टार कॉम्पिटिशन का चैंपियन कौन है? यान कोंगहाई ने नाक सिकोड़ी और उनकी नजरें छू लिन की तरफ घूम गईं। छू लिन समझ गया कि उसे क्या करना है। वो तुरंत आगे आया और पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन तीनों को सल्यूट किया। डिसाइपल चू लिन तीनों वाइस पैलेस मास्टर्स को प्रणाम करता है। जैसे ही चू लिन भीड़ से बाहर निकलकर आगे आया, तीनों वाइस पैलेस मास्टर्स और रेड ड्रेस वाली लड़की ने एक दूसरे से नजरें हटा लीं। वे साफ तौर पर इस नए चैंपियन में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। फोर्थ रॉबरी के शुरुआत में होकर भी इसने ब्लड स्टार अरीना का चैंपियन टाइटल जीत लिया, ये बात थोड़ी अजीब है। वूफा पैलेस के वाइस मास्टर फैंग यिक्यून ने अपनी आंखें झपकाईं। उन्होंने एक नज़र में ही चू लिन की जीन एनर्जी कल्टिवेशन को आर पार देख लिया था। सिर्फ फोर्थ रॉबरी की शुरुआत में? ये सुनकर उनके बगल में खड़ी रेड ड्रेस वाली लड़की थोड़ी हैरान रह गई। ये लेवल काफी कम था, लेकिन फिर भी उसने ब्लड स्टार अरीना जीत लिया। इसका मतलब इस बार के ब्लड स्टार कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ही गिरा हुआ था। अरे, इस लड़के के पास तो बहुत सारे एनर्जी एट्रीब्यूट्स और मेंटल पावर है। मानना पड़ेगा इसके पास सच में कुछ कमाल की स्किल्स हैं। फैंग यिकुन एक नज़र में ही चू लिन के शरीर में बह रही अजीब ब्लड और एनर्जी को देख सकते थे, जिससे वो थोड़े सरप्राइज हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इस लड़के के पास अपनी जान बचाने के कई तरीके हैं। सिर्फ फोर्थ रॉबरी और अपने कुछ तरीकों के दम पर जीतना। हाँ, मुझे याद है कि क्वीन जिजन फिफ्थ रॉबरी का एक स्ट्रांग आदमी था। तुम्हारे लिए उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। कमाल है, वाइल्ड एरिया में रहकर इतना नाम कमाना किसी भी आम इंसान की सोच और पोटेंशियल से बहुत आगे की बात है। फैंग यिकुन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। साफ था कि उनके पास छू लिन के बारे में पहले से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। यान कोंगहाई ने फैंग यिकुन को छू लिन को घूरते हुए देखा, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर वूफा पैलेस को सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसने बनाया था? अगर छू लिन ने वूफा पैलेस को चुना तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सोचकर कि उसने जिस होनहार लड़के को इतनी मुश्किल से ढूंढा था उसे वूफा पैलेस ले उड़ेगा, यिन कोंगहाई को थोड़ा बुरा लग रहा था। हाँ, ये छू लिन काफी बढ़िया है। तुम हमारे वूफा पैलेस में क्यों नहीं आ जाते? बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा यिन कोंगहाई ने सोचा था। फैंग यिकुन ने कुछ देर छू लिन को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने जोर से हंसते हुए कहा। वुयुआन पैलेस और वुशेंग पैलेस के लोगों ने भी दबी आवाज में हामी भरी। इतने अच्छे लड़के का वूफा पैलेस में जाना साफ तौर पर उनके लिए अफसोस की बात थी। यिन कोंगहाई का चेहरा उतर गया, पर वो सिर्फ आह भर सका। उसने लाचारी से चू लिन से कहा, वूफा पैलेस इस वक्त चारों पैलेसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम वूफा पैलेस में ही चले जाओ। ये सुनकर छू लिन ने मुस्कुराते हुए फैंग यिकुन और उदास चेहरे वाले यान कोंगहाई को देखा। उसे भी थोड़ा अजीब लगा और फिर उसने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें सल्यूट किया। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं वूमी पैलेस ज्वाइन करना चाहता हूं। छू लिन की साफ आवाज सबके कानों में गूंज उठी, जिसे सुनकर हर कोई सुन रह गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। हर कोई उसे घूर रहा था, सिर्फ जियुए ही शांत थी। चू लिन, तुम यहां तक कि यिन कोंगहाई भी शॉक्ड था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि चू लिन सबसे पावरफुल वूफा पैलेस को छोड़कर उसके वूमी पैलेस को चुनेगा। वूफा पैलेस के डेप्यूटी हेड फांग यिकुन के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो छू लिन को घूर रहा था। उसने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और भारी आवाज में कहा, छू लिन, तुम्हारा टैलेंट कम नहीं है, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। मैं वूमी पैलेस को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तुम्हारे लिए वूफा पैलेस के भारी रिसोर्सेज ही तुम्हारी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। हालांकि यिन कोंगहाई और बाकी वाइस पैलेस मास्टर्स को फांग यिकुन की बात थोड़ी चुभी, पर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। आज के वक्त में चारों पैलेसेस के बीच वूफा पैलेस सच में सबसे ज्यादा पावरफुल था। चू लिन का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया और उसने खांसते हुए कहा, असल में मुझे लगता है कि वूमी पैलेस मेरे लिए सबसे सही है। आपको क्या लगता है लॉर्ड यान? उसने यान कोंगहाई की तरफ देखा। क्या ये बुढ़ा कुछ बोलेगा नहीं? क्या उसे अकेले ही इतने सारे बड़े लोगों की नजरों का सामना करना पड़ेगा? यिन कोंगहाई ने जब ये सुना तो उसके गाल फड़क उठे और छू लिन उसकी आंखों में खुशी और हैरानी साफ देख सकता था। फिर भी वो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे चू लिन का खून खौल गया। वूफा पैलेस वूमी पैलेस से बहुत बेहतर है। छू लिन को जोर की खांसी आ गई। छू लिन का गला एकदम से सूख गया। क्या ये बुढ़ा ज्यादा ही ईमानदार था? क्या वो अपने चैंपियन को ऐसे ही हाथ से जाने देना चाहता था? यान कोंगहाई ने दांत पीसे और आगे कहा, कोई बात नहीं, चूंकि छू लिन हमारे वूमी पैलेस में आना चाहता है, मैं उसे ट्रेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। छू लिन ने राहत की सांस ली। फिर उसने फैंग यिकुन की तरफ देखा, जिसके माथे पर सिलवटें पड़ी थीं। वो टियानवुजोंग में आते ही किसी बड़े आदमी से पंगा नहीं लेना चाहता था। फैंग यिकुन ने काफी देर तक छू लिन को देखा। फिर उसने सिर हिलाया और हल्की आवाज में कहा, ये तुम्हारी चॉइस है, मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तुम खुद अपना ख्याल रखना।
फैंग यीकन का ये बदला हुआ रुख देखकर छू लिन ने गहरी सांस छोड़ी। टियन वुजोंग का ये बड़ा आदमी काफी ब्रॉड माइंडेड था और उस पर गुस्सा नहीं हुआ था। हाँ, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। जैसे ही छू लिन को थोड़ी राहत मिली, तभी बगल से एक साफ आवाज गूंजी। छू लिन हैरान रह गया और उसने सिर उठाकर देखा। वो रेड ड्रेस वाली लड़की थी जो आंखें सिकोड़े उसे ही घूर रही थी। मेरी सोच कैसे छोटी है, छू, लिन ने मुंह बनाते हुए हल्के से कहा। ये छोटी सी लड़की देखने में बड़ी नहीं थी, पर बोल बहुत बड़ी बड़ी बातें रही थी। तुमने लॉर्ड यान को खुश करने के लिए सबसे पावरफुल वूफा पैलेस छोड़ दिया। तुम्हें पता भी नहीं है कि ऐसा करके तुमने अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर लिया है। ये छोटी सोच नहीं तो और क्या है। उस रेड ड्रेस वाली लड़की की आवाज किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह मीठी और साफ थी, लेकिन उसकी बातों ने छू लिन को थोड़ा अनईजी कर दिया था। छू लिन ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैंने अपने लिए सबसे सही पैलेस चुना है। इसमें छोटी सोच वाली कोई बात नहीं है। रेड ड्रेस वाली लड़की ने अपने हाथ कमर पर रख लिए, उसकी भौहें तन गईं और उसकी आवाज में एक अजीब सा अग्रेशन था। वूफा पैलेस सबसे स्ट्रांग है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम अगले टियानवुजोंग दाबी तक इंतजार कर सकते हैं। तुम जैसे ब्लड स्टार अरीना के चैंपियन शायद उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी ना ले पाओ। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सोच छोटी है या नहीं। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने वूमी पैलेस को सिर्फ मिशन जू के लिए चुना है क्योंकि मुझे वही चाहिए। मैं लॉर्ड यान को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं। छू लिन की ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मिशन जू टियानवुजोंग का सबसे स्ट्रांग स्किल था, लेकिन ये मैजिकल मार्शल आर्ट्स बहुत ही मिस्टीरियस और समझ से बाहर था। हजारों सालों में माइशे जुए को समझ पाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। रेड ड्रेस वाली लड़की थोड़ी सीरियस हो गई, उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई और उसने अपनी गोरी उंगली से चू लिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें। छू लिन ने आराम से सिर हिलाया। अभी बहुत जल्दी है, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? हालांकि वो रेड ड्रेस वाली लड़की बहुत चालाक थी, लेकिन चू लिन की इस बात ने उसकी बोलती बंद कर दी थी, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। चूंकि तुम माइशे जुए को चैलेंज करने वाले हो, तो मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम कामयाब हुए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस उम्मीद है कि तुम अपनी लिमिट्स को समझोगे, फैंग यीकन ने हल्के से कहा। छू लिन के एम्बिशन बहुत ऊंचे थे, इसलिए उसके पास कहने को कुछ नहीं था। चारों पैलेसेस के स्किल्स में मिशन जू सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसे सीखना सबसे मुश्किल काम था। क्या कोई और वूमी पैलेस ज्वाइन करना चाहता है? फैंग यीकुन ने पीछे नजर घुमाते हुए पूछा। ये सुनते ही जियोए बिना कुछ सोचे समझे छू लिन के बगल में आकर खड़ी हो गई। लियांग गुआन, जुआंग होंग और बाकी लोग भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसके पीछे आ गए। वैसे भी वो सब छू लिन के पीछे पीछे ही टियनवुजोंग आए थे, तो बेहतर यही था कि उसी के साथ रहें। उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अगर वे किसी और पैलेस में जाते भी तो भी वहां के स्किल्स को समझ नहीं पाते। भीड़ जल्दी ही शांत हो गई और बाकी लोगों ने साफ कर दिया कि वे सबसे कमजोर वूमी पैलेस में बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। ये नज़ारा देखकर फैंग यीकुन ने अपना हाथ हिलाया और एक तेज रोशनी चमकी। उसने अच्छे टैलेंट वाले लड़कों को चुनकर वूफा पैलेस में ले लिया। बचे हुए लोगों में से वुयुआन पैलेस और वुशिंग पैलेस ने अपने हिस्से के लोग चुन लिए। आखिर में जिनका टैलेंट सबसे खराब था, उन्हें वूमी पैलेस में डाल दिया गया। डिसाइपल्स का सिलेक्शन पूरा हो गया है, अब हम वापस चलते हैं। फैंग यीकुन वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसने यिन कोंगहाई को इशारा किया और फिर एक नजर छू लिन पर डाली। अपना हाथ हिलाते ही वो एक तेज हवा में बदल गया और अपने चुने हुए डिसाइपल्स को साथ लेकर वहां से उड़ गया। चू लिन, याद रखना, अगली बार मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार करूंगी। हाँ, पर पहले तुम्हें माइशे जुए का राज समझना होगा। रेड ड्रेस वाली लड़की ने चू लिन को चिढ़ाते हुए जीभ निकाली और फिर तेजी से हवा में उड़ गई। वुयुआन पैलेस और वुशंग पैलेस के लोग भी एक एक करके वहां से चले गए और प्लेटफॉर्म एकदम खाली हो गया। अरे यार, छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी बड़े बैकग्राउंड वाली लड़की से पंगा ले लिया था। लड़के, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, यिन कोंगहाई ने पीछे मुड़ते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। छू लिन भी बिना किसी झिझक के हंस पड़ा। वो अब फांग यीकुन के सामने वाले शांत अवतार में नहीं था। उसने कहा, लॉर्ड यान, अब से हम आपके साथ ही रहेंगे, थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऐसा मत करो, यान कोंगहाई ने हंसते हुए डांटा और फिर धीमी आवाज में कहा। लड़के, तुमने आज वूफा पैलेस को नाराज कर दिया है। पैलेस मास्टर्स तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वूफा पैलेस के डिसाइपल्स पक्का तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। यान कोंगहाई के हंसते हुए चेहरे को देखकर छू लिन ने मुंह फुला लिया। इस बुढ़े को दूसरों की परेशानी पर मजे लेने में बड़ा मजा आता था। वैसे जिस छोटी लड़की ने अभी तुमसे झगड़ा किया था उसका नाम जाओ मेंगडी है। उसकी एक बहन है जिसका नाम शियांग मेंग्यू है। वो वूफा पैलेस की एल्डेस्ट एल्डर मार्शल सिस्टर है। वो टियनवुजोंग की यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल है। तुमने उस छोटी सोच वाली जाओ मेंगडी से पंगा लिया है, फ्यूचर में तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। यिन कोंगहाई हंसते हुए बोला। छू लिन के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने बस एक ब्रांच चुनी थी। इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, खासकर ये बुढ़ा यान कोंगहाई। इसके चेहरे पर ये दूसरों की मुसीबत पर मजे लेने वाली हंसी क्यों है? उन ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर कई हॉल्स बने हुए थे।
वहां से कई परछाइयां गुजर रही थीं, जिनसे एक जबरदस्त एनर्जी और वाइटैलिटी छलक रही थी। उस बड़े पहाड़ के चारों तरफ नीली नदियां और झीलें थीं, जो बिल्कुल आसमान में किसी फेरीलैंड जैसी लग रही थीं। करीब जाने पर पता चला कि वो सारी नदियां टियानक्वान के कॉन्डेंस होने से बनी थीं। इंटरस्टेलर फोर्सेस का ये नज़ारा पुराने जमाने के एंसेस्ट्रल गेट से भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग था। चूलिन, अपनी स्ट्रेंथ के साथ तुम आराम से वूमी पैलेस के डिसाइपल बन सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं कि वूमी पैलेस में लोग सबसे कम हैं, फिर भी यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। अगर तुम्हें बेटर ट्रीटमेंट चाहिए तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी होगी, नहीं तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। यान कोंघाई का चेहरा सीरियस हो गया और वो छू लिन को घूरते हुए देखने लगा। इस तरह का इंटरनल कंपटीशन डिसाइपल्स के लिए एक ट्रेनिंग और रिवॉर्ड दोनों है। हम आमतौर पर डिसाइपल्स के आपसी कंपटीशन में दखल नहीं देते। इसलिए अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हारे पास उस ट्रीटमेंट के लेवल की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। यान कोंघाई रुका और फिर आगे बोला, तुम इस ब्लडी कंपटीशन के चैंपियन हो और तुमने हमारे टियानवुजोंग के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए हम तुम्हें रिवॉर्ड्स देंगे। बेशक, ये रिवॉर्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इसे बचा पाते हो या नहीं। कैसा रिवॉर्ड? चूलिन थोड़ा क्यूरियस था। टियानक्वन लेक में डुबकी लगाने का मौका। हल्की मुस्कान के साथ यिन कोंघाई ने दूर दिख रही उस बड़ी झील की तरफ इशारा किया और आराम से बोला, टियानक्वन लेक की गहराई में कुछ टियानक्वन सोर्स मटेरियल्स होंगे जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे, खासकर तब जब तुम अभी मेटाफिजिकल रेल में वापस लौट रहे हो। उस समय मैं पैलेस मास्टर के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम उन टियानक्वन सोर्स मटेरियल्स को अब्जॉर्ब कर सको, अपनी बॉडी को रिफाइन कर सको और अपने शरीर का एवोल्यूशन कर सको। अगर तुम इसे सह गए तो फ्यूचर में तुम्हारी स्ट्रेंथ पक्का बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनकर तो मजा आ गया। छू लिन की आंखों में हल्की चमक आ गई। 2 पैलेस मास्टर्स का एक साथ उसकी मदद करना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। इस स्प्रिंग की क्वालिटी टियानवुजोंग के बेस्ट डिसाइपल्स के लिए होती है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर तुम कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करने का चांस कभी नहीं मिलता। यिन कोंघाई ने छू लिन पर एक नजर डाली। खैर, वूमी पैलेस आ गया है, तुम आराम कर सकते हो। कल सुबह सुबह मैं तुम्हें टियानक्वान लेक ले चलूंगा। ठीक है। जब चू लिन सेटल डाउन हो गया, उसी दिन टियानवुजोंग के वेस्ट में भी बड़े बड़े पहाड़ खड़े थे, जो वूमी पैलेस से भी कहीं ज्यादा मैग्निफिसेंट थे। यही वो जगह थी जहां वूफा पैलेस था। वूफा पैलेस के ऊपर आसमान में भी टियानक्वन रिवर और टियानक्वन लेक थे। ये साफ तौर पर वूमी पैलेस से ज्यादा शानदार लग रहे थे, जिनका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था। टियानक्वन रिवर के दोनों किनारों पर बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे थे और जी जान से प्रैक्टिस कर रहे थे। हवा चीरने की तेज आवाज आई। एक हल्की सी आवाज गूंजी और साथ ही किसी इंस्ट्रूमेंट जैसी मीठी हंसी भी सुनाई दी। इसे सुनकर सबने अपनी आंखें खोल लीं और हवा में उड़ती हुई उस खूबसूरत परछाई को घूरने लगे। लेकिन हवा में उड़ रही उस लड़की ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे टियानक्वन लेक के सबसे गहरे हिस्से में बने एक प्लेटफॉर्म पर उतर गई। उसकी रेड ड्रेस और काले रेशमी बाल हवा में उड़ रहे थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जाओ मेंगडिये थी, जिसकी छू लिन से बहस हुई थी। सिस्टर? जाओ मेंगडी के सामने एक लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट पहने हुए औरत शांति से बैठी थी। उसका शरीर छरहरा था और चेहरे पर एक कूल स्माइल थी। उसके हाथ में एक लंबी ब्लू सॉर्ड थी। उस तेज सॉर्ड के आसपास एक हल्का सा घेरा बन रहा था जो हवा को काट रहा था। ये औरत टियानवुजोंग की यंगर जनरेशन में सबसे आगे थी। वो वूफा पैलेस की एल्डर मार्शल सिस्टर जाओ मेंग्यू थी। क्या तुम मार्शल अंकल चुईफांग के साथ नए डिसाइपल्स चुनने नहीं गई थी? तुम इतनी ईगर क्यों लग रही हो? ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी सॉर्ड कमर पर लटका ली। ये सुनकर जाओ मेंगडी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगा था कि हमारे टियानवुजोंग को कोई अच्छा टैलेंट मिल गया है। किसे पता था कि वो एक जिद्दी बेवकूफ निकलेगा। क्या हुआ? उस लड़के ने बिना सोचे समझे हमारे वूफा पैलेस को छोड़ दिया और वूमी पैलेस चला गया। ओह, ब्लैक ड्रेस वाली औरत थोड़ी सरप्राइज्ड थी। क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? जाओ मेंगडी ने मुंह फुलाकर कहा, वो लड़का कह रहा था कि उसे मिशन जू प्रैक्टिस करना है। उसके एम्बिशन तो काफी बड़े हैं। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इतने बड़े एम्बिशन के साथ तो उसकी जान भी जा सकती है। शुरुआत में आपको भी माइशे जुए को समझने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो लड़का लोगों की एडवाइस क्यों नहीं सुनता? जाओ मेंगडी ने खींचते हुए कहा, सिस्टर, आपको क्या लगता है कि उस लड़के के मिशन जू को समझ पाने के कितने चांस हैं? ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कम से कम 20%। जाओ मेंगडी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लड़के के 20% चांस कैसे हो सकते हैं? ब्लैक स्कर्ट वाली औरत की आवाज एकदम सॉफ्ट थी। एक वाइल्ड लैंड से आए हेल्पलेस लड़के का अपनी हिम्मत और टैलेंट के दम पर यहां तक पहुंचना कोई तुक्का नहीं है, इसलिए कम से कम 20% चांस तो है ही। जाओ मेंगडी खुश नहीं थी। सिस्टर, उस लड़के ने मेरे साथ शर्त भी लगाई है, उसने कहा। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने अचानक उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, इस मामले के लिए मेरे पास मत आओ। तुम्हारे लिए आगे आने वाले बहुत लोग हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जाओ मेंगडी का मुंह बंद हो गया और वो धीरे से बड़बड़ाने लगी। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने हल्के से कहा, छोटी लड़की,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम आजकल ज्यादा ही बिजी हो तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर दूंगी ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जाओ मेंगडी ने तुरंत अपना मुंह ढका और वहां से भाग गई। उसकी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अपने पीछे जाओ मेंगडी के भागने की आवाज सुनकर ब्लैक स्कर्ट वाली औरत के होंठ हल्के से सिकुड़ गए। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी सॉर्ड को सीधा आगे की तरफ मारा। अगले ही पल सॉर्ड की ताकत लहरों की तरह उठी। टियानक्वान लेक के सामने वहीं के वहीं एक गहरी खाई बन गई। काफी देर बाद वो निशान धीरे धीरे गायब हुआ। वो तेज और बहती हुई एनर्जी ब्रेथ उस ब्लैक स्कर्ट वाली औरत के सामने इकट्ठा हुई और एक परछाई में बदल गई। वो बिल्कुल यिन क्यूई जैसी लग रही थी। यिन क्यूई, मैं तुम्हें आज नहीं तो कल हरा ही दूंगी। अगले दिन जब सुबह की रोशनी टियानवुजोंग की चोटी पर पड़ी तो वूमी पैलेस के पास एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इस ड्रामे की वजह यह थी कि उस ब्लडी कॉम्पिटिशन के चैंपियन ने व्यूमी पैलेस ज्वाइन कर लिया था और उसे टियानक्वान लेक में डुबकी लगाने का मौका भी मिल गया था। टियानक्वान लेक में जाने का मौका आमतौर पर वूमी पैलेस के बेस्ट डिसाइपल्स को ही मिलता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साल में एक बार मिलने वाला ये मौका अचानक से टपका कोई नया इंसान ले जाएगा। कोई भी इसे खुशी खुशी कैसे मान लेता। साल में एक बार मिलने वाले इस मौके को लेकर लोगों में नाराजगी होना तय था। चैंपियन के इसे ले जाने पर सवाल उठाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन एल्डर मार्शल ब्रदर्स को अब अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा और वे इसे आसानी से मानने वाले नहीं थे। वूमी पैलेस के साउथ में मौजूद टियानक्वान लेक के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर एक चौड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उस प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ जमा थी और माहौल काफी गर्म था। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आगे कुछ लोग एक ब्राउन कपड़े पहने हुए आदमी के चारों तरफ जमा थे जो सामने झील को घूर रहा था। उस आदमी के चेहरे का गुस्सा कोई भी साफ देख सकता था। एल्डर मार्शल ब्रदर गाओले, आप अपना मूड खराब मत कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ब्राउन कपड़े वाले उस आदमी के बगल में खड़े वूमी पैलेस के कई डिसाइपल्स उसे लगातार समझा रहे थे। उन्हें डर था कि गुस्से में गाओले कोई बेवकूफी भरा कदम न उठा ले। वे लोग उसे दिलासा तो दे रहे थे, लेकिन वे खुद भी हेल्पलेस थे। उनके सामने खड़ा गाओले उन डिसाइपल्स में से एक था जिसके पास इस साल टियानक्वान लेक में जाने का सबसे ज्यादा चांस था। गाओले इस रिवॉर्ड का पूरा हकदार भी था। भला किसने सोचा था कि कोई नया डिसाइपल आकर उसकी जगह छीन लेगा। जाहिर है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। अभी नया ही तो है। भले ही वो ब्लडी कॉम्पिटिशन का चैंपियन हो, पर उसे समझना चाहिए कि एबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर उसे टियानक्वान लेक में जाने का मौका चाहिए तो उसे कुछ और साल वूमी पैलेस में बिताने पड़ेंगे। गाओ ले ने ठंडी आवाज में कहा। उसके आसपास खड़े वूमी पैलेस के डिसाइपल्स बस फीकी मुस्कान के साथ रह गए। ऐसा लग रहा था कि गाओले अपना गुस्सा पीने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उन लोगों को उस नए डिसाइपल के लिए भी बुरा लग रहा था जिसे उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था। भले ही उसने टियानवुजोंग के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, लेकिन वूमी पैलेस के अपने रूल्स थे। ये सारे रिवॉर्ड्स खुद की एबिलिटी से ही बचाकर रखने पड़ते हैं। अगर गाओले उससे लड़ने और जीतने पर अड़ गया तो भले ही वूमी पैलेस के एल्डर वो रिवॉर्ड वापस उस नए डिसाइपल को दे दें, लेकिन उस नए डिसाइपल की बेइज्जती होना तो तय है। जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, उन्हें उस बात की कोई फिक्र नहीं थी। गाओले को वूमी पैलेस ज्वाइन किए 6 साल हो चुके थे। अब उसकी स्ट्रेंथ शुआनजिंग के 5th डिजास्टर पर थी। अपनी जनरेशन में उसे टक्कर देना बहुत मुश्किल था। सुना था कि वो नया डिसाइपल बिना वूमी पैलेस की मदद के अभी बस शुआनजिंग के 4th लेवल पर ही पहुंचा है। वो कैसे जीत सकता है। बहुत से डिसाइपल्स को ये खबर मिल चुकी थी। गाओ ले के अलावा और भी कई डिसाइपल्स थे जो इस मौके के हकदार थे, लेकिन वो गाओ ले की तरह आगे नहीं आना चाहते थे। वे बस हाथ बांधे बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे का इंतजार कर रहे थे। वे अच्छे से जानते थे कि चूलिन नाम के उस नए डिसाइपल को टियानक्वान लेक में जाने का मौका नहीं मिलने वाला था। हवा चीरने की तेज आवाज आई। भीड़ अभी इंतजार कर ही रही थी कि दूर आसमान से तेजी से कुछ नीचे आने की आवाज सुनाई दी। फिर हवा से करीब 12 लोग नीचे उतरे और उनके आगे चूलिन था। चूलिन और उसके लोगों के आते ही उस शोर शराबे वाले प्लेटफॉर्म पर एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अचानक उन पर आकर टिक गईं। लोगों की आंखों में कई तरह के अजीब भाव थे। चूलिन को भी इस अजीब माहौल का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस झील में जाने को लेकर बवाल होगा। रही बात इससे निपटने की, तो चूलिन ने इसका पूरा इंतजाम सोच रखा था। क्या तुम ही ब्लडी कॉम्पिटिशन के वो चैंपियन चूलिन हो जिसने वूमी पैलेस ज्वाइन किया है? ब्राउन कपड़े पहने गाओ ली का सब्र टूट गया। वो भीड़ से आगे निकला और ठंडी आवाज में बोला, अब मजा आएगा। गाओ ली को आगे आते देख वहां मौजूद सभी डिसाइपल्स के मन में तुरंत यही बात आई। नमस्ते, एल्डर मार्शल ब्रदर चूलिन ने मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया। चूलिन, तुमने ब्लडी कॉम्पिटिशन जीता है। ये सच में एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसके दम पर यहां क्रेडिट लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। साल में सिर्फ एक ही इंसान टियानक्वान लेक में जा सकता है। तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ और क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम इसका मजा लेने के हकदार नहीं हो। गाओ ले ने हल्के स्वर में कहा। तो एक सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम खुद पीछे हट जाओ। बेहतर होगा कि तुम 2 साल बाद इस मौके के लिए लड़ो। ये तुम्हारे और हम सबके लिए अच्छा रहेगा।
चू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। तो घुमा फिराकर बात यह है कि आपको लगता है मेरी स्ट्रेंथ काफी नहीं है? गाओ ले ने नाक सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा। जब तुम खुद ही ये बात कह रहे हो तो यही सच है। समझ गया? चू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर वो सबकी नजरों के सामने भीड़ से निकलकर गाओ ले के पास गया और बोला, एल्डर मार्शल ब्रदर, तो फिर आइए, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए। चू लिन आगे आकर सबके साथ अपने अच्छे रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो चू लिन पीछे हटने वालों में से नहीं था। ये लड़का सच में बहुत हिम्मत वाला है। वहां मौजूद बहुत से डिसाइपल्स हैरान थे और सामने हो रहे इस ड्रामे को फटी आंखों से देख रहे थे। फिर उनके दिलों में इस नए लड़के के लिए थोड़ी इज्जत भी पैदा हो गई। आज के मामले में गाओ ले ने साफ तौर पर एक चैलेंज सामने रखा था जिसे बातों से नहीं सुलझाया जा सकता था। इस झगड़े को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो थी ताकत। ताकत किसी भी जगह का पासपोर्ट होती है, खासकर टिएन वुजोंग जैसी स्टार पावर वाली जगह पर। गाओ ले अच्छे से जानता था कि अगर वो चू लिन को हरा भी देता है तो भी उसे टिएनक्वान लेक में जाने का मौका मिलना मुश्किल होगा। आखिर चू लिन के चैंपियन बनने से टिएन वुजोंग को बहुत बड़ा फायदा हुआ था और यह फैसला दोनों पैलेस मास्टर्स ने मिलकर लिया था। लेकिन गाओ ले अपनी इस बेइज्जती को चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज उसे इस यंगर मार्शल ब्रदर का घमंड तोड़ना ही था, ताकि उसे समझ आ सके कि भले ही वो ब्लडी कॉम्पिटिशन का चैंपियन हो, पर वो टिएन वुजोंग में अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन गाओ ले की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब चू लिन ने पीछे हटने के बजाय खुद उसे ही चैलेंज कर दिया। टिएनक्वान लेक से दूर आसमान में दो परछाइयां आराम से हवा में तैर रही थीं। वे चुपचाप टिएनक्वान लेक की तरफ देख रही थीं। उनमें से एक सच में वूमी पैलेस के वाइस मास्टर यिन कोंगहाई थे। दूसरा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो काफी बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में बीच बीच में बिजली जैसी चमक आ रही थी, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वूमी पैलेस के मास्टर डाओबिन थे। हाँ, इस लड़के के काम करने का तरीका सच में बाकियों से अलग है। यान कोंगहाई हंस पड़े। लगता है तुम इस छूलिन को बहुत अच्छे से समझते हो, सफेद कपड़े वाले उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे ब्लड स्टार अरीना में बहुत करीब से देखा है। चूलिन का टैलेंट, पोटेंशियल, टेम्परमेंट और उसके तरीके सब एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। वो एक बहुत बढ़िया टैलेंट है। अगर उसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो वूमी पैलेस की यंग जनरेशन का एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट बन सकता है। यिन कोंगहाई ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा। वूफा पैलेस के उन डीमन से तुलना की जाए तो ये लड़का उनसे कहीं आगे ही निकलेगा, पीछे नहीं। आजकल ऐसे बहुत कम यंग लोग हैं जिनकी तुम इतनी तारीफ करते हो। वूमी पैलेस के मास्टर डाओबिन ने मुस्कुराते हुए दूर देखा। इस लड़के में बहुत सारे राज छिपे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके पास काफी अच्छे मौके रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसका कैरेक्टर वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, तो जब तक वो सेक्ट को धोखा नहीं देता, वो हमेशा टिएन वुजोंग का डिसाइपल रहेगा। तुम्हें इन दोनों लड़कों में कौन बेहतर लगता है? हाँ, नीचे देखिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा। यिन कोंगहाई की आंखें सिकुड़ गईं। यिन कोंगहाई को अच्छे से पता था कि चू लिन कितना खतरनाक था। सैनलुओ किंगडम के लियू एंग और लियू फेंग जैसे लोगों को चू लिन ने हार मानने पर मजबूर कर दिया था। अगर कोई चू लिन की स्ट्रेंथ का अंदाजा सिर्फ उसे देखकर लगाता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ओह! डाओबिन ने अपनी भौहें उठाईं और फिर गहरी दिलचस्पी के साथ उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं सच में जानने को क्यूरियस हूं। आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? गाओ ले ने अपने सामने खड़े उस यंग लड़के को घूरा और अपना गुस्सा छिपाने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक नया डिसाइपल होकर भी वो इतना एरोगेंट था। अब गाओ ले ने भी पोलाइट बने रहना छोड़ दिया और सीधा एक कदम आगे बढ़ाया। उसके अंदर से जीन एनर्जी किसी तूफान की तरह बाहर निकली। ये एनर्जी वेव किन जीजन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। तुम मेरे यंगर ब्रदर हो, इसलिए मैं अपने से छोटे पर अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता। अगर तुम मेरे 10 मूव्स तक टिक गए और हारे नहीं तो तुम टिएनक्वान लेक जा सकते हो। मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा। है हिम्मत इसे एक्सेप्ट करने की। जीन एनर्जी के दबाव के साथ गूंजी गाओ ले की आवाज उस प्लेटफॉर्म पर किसी बादलों की गरज जैसी लग रही थी। एल्डर मार्शल ब्रदर, आपको जो करना है कीजिए। ये सब बातें बेकार हैं। चू लिन का शरीर हल्का सा हिला और उसके अंदर की जीन एनर्जी भी तेजी से बाहर आने लगी। भले ही ये गाओ ले जितनी टेरिफाइंग नहीं थी, लेकिन इसने आराम से गाओ ले के दबाव को चकनाचूर कर दिया। हिम्मत होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। अगर तुम इतने ही एरोगेंट हो तो मुझे भी देखने दो कि ब्लडी कॉम्पिटिशन का ये चैंपियन आखिर कितना केपेबल है। गाओ ले ने ठंडी सांस छोड़ी और उसकी आंखों से गुस्सा साफ छलकने लगा। अगर वो आज इस नए डिसाइपल को भी नहीं संभाल पाया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। जोरदार धमाका हुआ। गाओ ले ने अपना हाथ घुमाया और उसके शरीर से एक गोल्डन लाइट निकलकर उसके हाथ में एक लंबी सॉर्ड में बदल गई। उस सॉर्ड से खतरनाक वेव्स निकल रही थीं। गाओ ले अचानक आगे बढ़ा। उसने अपनी सॉर्ड को झटका दिया और दर्जनों लाइट्स तेजी से बाहर निकलीं। हवा भी जैसे कटकर कांप उठी और उसे चीरने की तेज आवाज सबके कानों में गूंजने लगी।
गाओ लेके इस अटैक के सामने छूलिन ने आराम से अपनी हथेली आगे की। उसका शरीर हल्का सा हिला और उसका हाथ प्लैटिनम में बदल गया। खटाक खटाक की आवाज हुई। वो सॉर्ड का अटैक उससे टकराकर गुजर गया, लेकिन कुछ चिंगारियां उड़ने के अलावा उसका कोई असर नहीं हुआ। चूलिन की हथेली के पीछे पर्ल ऑफ ड्रैगन वाटर स्पिरिट बाहर आ गया। मेटल गैस और वैनिशिंग लाइट लगातार उसके अंदर जा रही थीं। उस वाटर बीट के अंदर मौजूद ब्लू ड्रैगन सोल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसके अंदर से एक खतरनाक ईविल स्पिरिट एक्सटिंक्शन जैसी ब्रेथ बाहर फैलने लगी। जैसे जैसे उस वाटर बीट के अंदर और एनर्जी जा रही थी, वो ड्रैगन सोल भी तेजी से फड़कने लगा। उसके स्केल्स पर मेटल ब्रेथ और सिल्वर व्हाइट रंग की खतरनाक थंडरलाइट छा गई। इसने ड्रैगन सोल को बाहर निकाल लिया। उस बड़े से ड्रैगन सोल को देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी डिसाइपल्स हैरान रह गए। ड्रैगन सोल जैसी चीजें सच में बहुत रेयर होती थीं। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उस ड्रैगन सोल ने आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ लगाई और फिर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी टेरिफाइंग फोर्स ने जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया और नीचे दूर तक कई क्रैक्स पड़ गए। बैंग बैंग बैंग। गाओ ली ने एक के बाद एक कई पंचेज मारे, लेकिन जैसे ही वे पंचेज उस ड्रैगन सोल के शरीर से टकराए, वे वहीं फट गए और उस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। चूलिन की ताकत पाकर वो ड्रैगन सोल इतना स्ट्रांग हो चुका था कि मेटाफिजिकल रेल्म के 5th रॉबरी लेवल को भी टक्कर दे सके। ये किसी भी एंगल से कमजोर नहीं था। गाओ ली का चेहरा भी अब सीरियस हो गया था। चूलिन को कमजोर समझने की उसकी गलती धीरे धीरे गायब हो गई। एक गहरी सांस लेने के बाद उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। एक अजीब सी भनभनाहट हुई। उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला होता गया। उसके हाथ में मौजूद उस गोल्डन सॉर्ड की रोशनी तेजी से कांपने लगी और उसकी चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह कब्र जैसी एक डेड ब्रेथ ने ले ली। दूर से देखने पर ही ऐसा लग रहा था जैसे मौत अपना शिकार करने आ रही हो। ये तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने जब ये देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत उस मार्शल आर्ट्स को पहचान लिया जो गाओ ले यूज करने वाला था। प्लेटफॉर्म पर अभी शोर मच ही रहा था कि गाओ ले ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके हाथ में मौजूद ग्रे सॉर्ड तेजी से आगे की तरफ गिरी और उसके मुंह से ठंडी डेड एयर बाहर निकली। डेथ नाइफ। गाओ ले का वो अटैक बहुत स्लो था, लेकिन उस डेड एनर्जी के निशाने पर मौजूद चू लिन ही उसके अंदर छुपे खौफनाक टेरर को साफ महसूस कर सकता था। सच में वूमी पैलेस का डिसाइपल कहलाने के लायक है। चू लिन ने गाओ ली के उस डेथ अटैक को देखा। उसकी आंखों में सीरियसनेस थी, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं। व्हाइट लाइट से ढका वो ब्लू ग्रीन वाटर ड्रैगन अब और भी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग हो गया था। उसकी ताकत से प्लेटफॉर्म पर पड़े क्रैक्स और भी गहरे हो गए। चॉप। गाओ ले ने अपनी आंखों के सामने तेजी से बड़े होते उस वाटर ड्रैगन को घूरा और जोर से चिल्लाया। ब्लैक फॉग में लिपटी उस बड़ी सॉर्ड से डेड डार्क सॉर्ड लाइट निकली और सीधे आगे की तरफ झपटी। वो सॉर्ड लाइट बहुत ही खतरनाक थी। 100 मीटर्स लंबी वो रोशनी किसी बिजली की तरह तेज थी। अगले ही पल वो उस वाटर ड्रैगन से जोरदार तरीके से जा टकराई। एक भारी टकराने की आवाज आई। हवा में एक भारी धमाका हुआ और फिर चारों तरफ एक बहुत ही वायलेंट मोमेंटम फैल गया। लोग तेजी से पीछे हटे। उस कोरोसिव एनर्जी स्टॉर्म से बचने के लिए उन्होंने अपने चारों तरफ एनर्जी की एक शील्ड बना ली। खुद को बचाते हुए पीछे हटने के बाद भी लोगों की नजरें प्लेटफॉर्म पर ही टिकी थीं। डेथ नाइफ सच में एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट मूव था। अब गाओ ले ने शुआंजिंग लेवल पर आकर अपने 5th रॉबरी की पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी। भले ही चूलिन ड्रैगन सोल को बुला सकता था, लेकिन शायद वो इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। खटाक खटाक खटाक। जैसे ही सबकी नजरें वहां पड़ी, वो सॉर्ड लाइट सीधे उस ड्रैगन सोल के सिर से जा टकराई। उस डेड एनर्जी ने पागलों की तरह मेटल गैस को चीर दिया। साफ देखा जा सकता था कि डेड एनर्जी से लड़ने के चक्कर में कई जगह से वो ब्लू ड्रैगन स्केल्स सिकुड़कर एकदम सूख गए थे। ऊपर का नजारा देखकर गाओ ले के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथ की डेथ नाइफ को फिर से घुमाया। चॉप। चटकने की लगातार आवाजें गूंजने लगीं। वो ड्रैगन सोल खत्म हो रहा है, ये देखकर सबके मन में यही बात आई और उन्होंने अपना सिर हिलाया। भले ही चूलिन ड्रैगन सोल को बुला ले, पर वो डेथ नाइफ का सामना नहीं कर सकता। वूमी पैलेस के मार्शल आर्ट्स कमजोर नहीं है। इस डेड स्पिरिट को प्रैक्टिस करना सच में इंटरेस्टिंग है, जियुए ने हल्के स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर ब्रदर चूलिन इसे सह पाएंगे? जुआंग होंग के कुछ लोगों से रहा नहीं गया। चूलिन उन सभी नए डिसाइपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर चूलिन हार गया तो उन सबके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। चूलिन के पास और भी बहुत से तरीके हैं। जियुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। जियुए की बात सुनकर जुआंग होंग को थोड़ी राहत मिली। जियू और चूलिन सबसे ज्यादा समय तक एक साथ रहे थे। वो चूलिन को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर जियुए ने ऐसा कहा है तो चूलिन को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वे अभी बात कर ही रहे थे कि हवा में मौजूद वो ड्रैगन सोल आखिरकार और नहीं टिक पाया। उसके ड्रैगन स्केल्स टूट गए और वो अपनी लिमिट पार कर चुका था। क्या सब खत्म हो गया? ये नज़ारा देखकर सबको लगा कि चूलिन जैसे एक नए इंसान ने गाओ ले को डेथ नाइफ यूज करने पर मजबूर कर दिया। यही अपने आप में बहुत पावरफुल बात थी। गाओ ले ने हवा में धीरे धीरे टूटते उस ड्रैगन सोल को देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
लेकिन इससे पहले कि वो मुस्कान और बड़ी होती, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। जोरदार धमाका हुआ। वो ड्रैगन सोल टूटकर फट गया। उसके फटने के साथ ही एक व्हाइट लाइट बाहर निकली और एक खौफनाक स्पीड से गाओ ले की तरफ झपटी। वो रोशनी बहुत ही चुभने वाली थी। हर कोई साफ देख सकता था कि वो व्हाइट लाइट कोई और नहीं बल्कि चू लिन था। टाइटेनियम बॉडी, 1000 पाउंड्स ऑफ डेटोनेशन। उस व्हाइट लाइट के बीच चू लिन की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक आ गई। फिर उसकी गोल्डन पाम हल्की सी बड़ी हुई और उसमें मेटल गैस भरने लगी। उस खौफनाक ताकत ने आगे बढ़कर धमाका किया, जिससे आसपास का स्पेस भी मुड़कर कांपने लगा। व्हाइट गोल्ड जायंट हैंड अब पहले से 2 गुना मोटा हो चुका था। भले ही गाओले की फिजिकल स्ट्रेंथ मेटाफिजिकल रेल में वापस आ चुकी थी, फिर भी वो खुद को चीरने वाले उस विंड प्रेशर को साफ महसूस कर सकता था। उसकी आंखें सीरियस हो गईं। चू लिन को भी अपने मुक्के से एक बहुत भारी खतरे का एहसास हुआ। चॉप! गाओ ले के हाथ में मौजूद लंबी सॉर्ड डेड एयर से भरी हुई थी। उसने उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और फिर जोर से नीचे की तरफ मारा। इस पल वो अजीब सी ताकत और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। जोरदार खटाक की आवाज हुई। टाइटेनियम हैंड और डेथ नाइफ एक दूसरे से जोरदार तरीके से टकराए। उनके टकराने से एक खौफनाक और वायलेंट फोर्स गोल घेरे में चारों तरफ फैल गई। जमीन पर भी कई क्रैक्स पड़ गए। हाथ और डेथ नाइफ के टकराने वाली जगह पर डेथ नाइफ से एक ग्रे एनर्जी निकली, जो तेजी से फैलकर चू लिन के टाइटेनियम आर्म को खत्म करने लगी। इस खौफनाक फोर्स की वजह से चू लिन का टाइटेनियम आर्म भी थोड़ा सा सूख गया। तुम्हें वूमी पैलेस ज्वाइन किए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। एक एल्डर मार्शल ब्रदर होने के नाते आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वूमी पैलेस के डेथ स्पिरिट की असल ताकत क्या होती है। अपने सामने का नजारा देखकर गाओ ले ने हंसते हुए कहा। डेथ स्पिरिट! चू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। ये ताकत बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट के लॉ जैसी लग रही थी। वैनिशिंग पावर के अलावा जो कोई भी इस डेड एयर के संपर्क में आता, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता। इससे पहले वाला ड्रैगन स्पिरिट सूख चुका था और उस सूखने वाली ताकत का इस डेड गैस पर कोई असर नहीं हुआ था। आज टाइटेनियम बॉडी का भी यही हाल हो रहा था। बेशक दूसरों के लिए इस तरह की ताकत से निपटना बहुत मुश्किल था, लेकिन चू लिन के लिए इसका तोड़ निकालना कोई नामुमकिन बात नहीं थी। एनर्जी साइफन! चू लिन ने मन ही मन सोचा और तभी सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन ने तुरंत चू लिन की हथेली पर एक ग्रे फिल्म बना दी। ये फिल्म उसके शरीर में घुसने वाली सारी एनर्जी को बीच में ही एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म करने लगी, जिससे एक्सटिंक्शन की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे ही वो डेथ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, गाओ ले का चेहरा अचानक बदल गया। साफ था कि उसने कुछ अजीब महसूस कर लिया था। तुम्हारी ताकत का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चू लिन ने अपनी नजरें उठाईं और हैरान खड़े गाओले को देखकर हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी गोल्डन मुट्ठी भींच ली। इतने करीब से वो मुक्का किसी खौफनाक लहर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। जोरदार धमाका हुआ। प्लैटिनम आर्म पूरी ताकत से डेथ नाइफ पर जा लगा। उस वायलेंट फोर्स ने बची खुची डेथ गैस को दरकिनार करते हुए बड़े ही खतरनाक तरीके से हमला किया। चटकने की आवाज आई। इस खौफनाक ताकत की वजह से डेथ नाइफ के बीच में एक छेद हो गया और फिर वहीं से चारों तरफ क्रैक्स पड़ने लगे। देखते ही देखते गाओ ले और वूमी पैलेस के कई डिसाइपल्स की आंखों के सामने वो सॉर्ड जोरदार धमाके के साथ फट गई। एक और भारी धमाका हुआ। डेथ नाइफ पूरी तरह से टूटकर हवा में बिखर गई। बची हुई फोर्स किसी तूफान की तरह गाओ ले की तरफ बढ़ी। गाओ ले हवा में उड़ता हुआ कई मीटर्स पीछे जा गिरा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और हाँफने लगा। जब गाओ ले ने खुद को संभाल लिया तो पूरे प्लेटफॉर्म पर एकदम सन्नाटा छा गया। वूमी पैलेस के बहुत से डिसाइपल्स हैरानी से गहरी सांस ले रहे थे। चू लिन ने डेथ नाइफ को चकनाचूर कर दिया था। वो भी वूमी पैलेस का ही एक डिसाइपल था, इसलिए उसे डेथ नाइफ की ताकत अच्छे से पता थी। ये वूमी पैलेस के डिसाइपल्स के लिए एक बहुत जरूरी मार्शल आर्ट्स था। अगर किसी ने इसे सीख लिया तो वो वूमी पैलेस में सबसे अलग बन जाता था। लेकिन आज चू लिन के सिर्फ एक मुक्के ने उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। मैदान में खड़े चू लिन को देखकर हर कोई समझ गया था कि जीत किसकी हुई है। चू लिन का बड़ा हुआ टाइटेनियम आर्म धीरे धीरे सिकुड़कर नॉर्मल हो गया। उसने आगे कोई हमला नहीं किया। ये टियान वुज़ोंग था, कोई ब्लड स्टार अरीना नहीं। आखिरकार गाओ ले उसका सीनियर ब्रदर था, कोई जानी दुश्मन नहीं। चू लिन ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ दूर खड़े गाओले को हाथ जोड़ते हुए कहा, एल्डर मार्शल ब्रदर गाओले, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। टियांगक्वान लेक के प्लेटफॉर्म पर सब शांत थे। सबकी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। इस लड़ाई का नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। भले ही गाओ ले की स्ट्रेंथ वूमी पैलेस में सबसे टॉप पर नहीं थी, लेकिन वो अपने डिसाइपल्स के बीच काफी मशहूर था। इसलिए जब वूमी पैलेस के डिसाइपल्स ने यह नतीजा देखा तो वे सब हक्के बक्के रह गए। हाँ, इस ब्लड स्टार अरीना के चैंपियन में सच में दम है। हाँ, चू लिन ने अभी अभी वूमी पैलेस ज्वाइन किया है। अगर वो कुछ समय प्रैक्टिस करे तो वो आसानी से एल्डर मार्शल ब्रदर्स सू चेंग और जो की बराबरी कर लेगा। उसके लिए उन्हें पीछे छोड़ना कोई नामुमकिन बात नहीं है। हाँ, लगता है हमारे वूमी पैलेस को एक और मास्टर मिल गया है। अब फ्यूचर में टियान वुज़ोंग में हमें हर साल दबाया नहीं जा सकेगा। मुश्किल है,
सुना है कि बाकी 3 पैलेसेस के टॉप डिसाइपल्स 4 गॉड्स फॉर्मूला समझ चुके हैं, जबकि हमारा वूमी पैलेस का किलिंग गॉड फॉर्मूला समझना बहुत मुश्किल है। अगर पिछले सारे पैलेस मास्टर्स को भी मिला लिया जाए तो सिर्फ 1 दर्जन लोग ही इसमें कामयाब हो पाए हैं। आपस में फुसफुसाते हुए लोग अब छू लिन को किसी मजाक या नफरत की नज़र से नहीं देख रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में उसके लिए इज्जत और खुशी थी। भले ही चू लिन एक नया डिसाइपल था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि हर कोई उस पर ध्यान दे। उसी वक्त गाओ ले का चेहरा कई बार बदला और आखिरकार उसने उदास होकर एक गहरी सांस ली। भले ही चू लिन की स्ट्रेंथ अभी शुआनजिंग के 4th रॉबरी पर थी, लेकिन उसके अलग अलग तरीकों का तालमेल गाओ ले के 5th रॉबरी से कहीं बेहतर था, खासकर वो आखिरी खौफनाक मुक्का। अगर छू लिन ने रहम न किया होता तो भले ही गाओ ले का शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना होता, वो उस मुक्के को कभी नहीं सह पाता। यंगर मार्शल ब्रदर चू लिन, मैं तुम्हारी दाद देता हूं। मैं हार गया। तुम टियानक्वन लेक की ताकत के असली हकदार हो। छू लिन के दिल में गाओ ले के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। हारने के बाद भी वो गुस्से में पागल नहीं हुआ, बल्कि उसने समझदारी दिखाई। हाँ, आज का ये मैच देखकर सच में बड़ा मजा आया। बात खत्म होते ही आसमान से हंसने की तेज आवाज आई और तभी 2 परछाइयां अचानक प्लेटफॉर्म पर आकर उतरीं। हम दोनों पैलेस मास्टर्स को प्रणाम करते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद सारे डिसाइपल्स ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें सल्यूट किया। यान कोंगहाई ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और छू लिन को देखकर कहा, चूंकि तुम आ गए हो तो तुम्हें तियांगक्वान लेक में जाने की तैयारी करनी चाहिए। ये वूमी पैलेस के मास्टर डाओबिन हैं। यान कोंगहाई के चेहरे की मुस्कान देखकर छू लिन ने हल्का सा मुंह बनाया। साफ था कि ये बुढ़ा काफी देर से तमाशा देख रहा था और खेल खत्म होते ही तुरंत नीचे आ गया। क्या ये कुछ ज्यादा ही पंक्चुअल नहीं था? डिसाइपल चू लिन पैलेस मास्टर को प्रणाम करता है। छू लिन ने उस दूसरे सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा। उसके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान थी और वो काफी एनर्जेटिक लग रहा था। चू लिन उसके शरीर से निकलने वाली जीन एनर्जी की खतरनाक फ्लक्चुएशन साफ महसूस कर सकता था, जो बिल्कुल यान कोंगहाई जैसी थी। लहरों की तरह उफनती ये ताकत सच में बहुत गहरी थी। छू लिन सच में बहुत हैरान था। उसे लग रहा था कि डाओबिन शायद पहले से ही लाइफ रिवर्सल लेवल के 2nd स्टेज के मास्टर हैं। मेटाफिजिकल रेल्म में पहुंचने के बाद अगला पड़ाव लाइफ रिवर्सल लेवल होता था। इस रेल्म को एंटी लाइफ रेल्म और बैक टू हेवन रेल्म में बांटा जा सकता था। मेटाफिजिकल रेल्म में पहुंचने पर कोई भी सुपरनैचुरल पावर्स हासिल कर लेता था और एक इंटरस्टेलर मैन बन जाता था। लाइफ रिवर्सल लेवल का मतलब था सुपरनैचुरल पावर को अपने जीन इंस्टिंक्ट में बदल लेना। इस लेवल पर उनका हर एक मूव किसी मैजिक पावर जैसा होता था। आसान शब्दों में ये एक आम इंसान का किसी कहानियों वाले लेजेंडरी लाइफ में बदल जाना था। इस मुकाम पर आकर शरीर की वाइटैलिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती थी। जब तक इंसान की सोल जिंदा है, चाहे उसे कितनी भी गहरी चोट क्यों न लगे, वो आसानी से ठीक हो सकती थी। उस लेवल पर पहुंचने के बाद इंसान का शरीर ही असली खौफ बन जाता था। डाओबिन ने उस नौजवान की तरफ इज्जत भरी नजरों से देखा। उनका सैकड़ों सालों का एक्सपीरियंस साफ बता रहा था कि इस शांत दिखने वाले लड़के के अंदर एक बहुत गहरी और खतरनाक फेरोसिटी छुपी हुई है। अगर उसे छेड़ा गया तो वो फेरोसिटी पक्का सामने वाले को फाड़ कर रख देगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम वाइल्ड एरिया में अपना नाम बना पाए और ब्लडी कॉम्पिटिशन जैसी जगह से बाहर निकल पाए। डाओबिन ने गहरी सांस छोड़ी। वो ब्लडी कॉम्पिटिशन के हालात बहुत अच्छे से जानते थे। बिना किसी इनहेरिटेंस के वहां चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सोचकर डोबिन का मूड थोड़ा अजीब हो गया। सैकड़ों साल पहले वो भी उसी ब्लडी कॉम्पिटिशन से निकलकर आए थे। शुरुआत में उनकी पहचान बस एक ऐसे आवारा लड़के की थी जिसका घर फॉरेन एनिमल्स ने तबाह कर दिया था। उनके सामने खड़ा ये लड़का बिल्कुल उनके उन पुराने दिनों जैसा था, लेकिन वो उनसे भी कहीं ज्यादा आक्रामक और मजबूत लग रहा था। आज के बाद तुम वूमी पैलेस के डिसाइपल हो। ये तुम्हारा दूसरा घर होगा। डाओबिन के बूढ़े चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। छू लिन हल्का सा हैरान रह गया। सामने वाले की उन गर्मजोशी भरी नजरों में उसे जैसे कई पुरानी धूल भरी कहानियां दिखाई दे रही थीं और उसका दिल जोर से धड़क उठा। भले ही ये ब्लू स्टार हो, वो एक अनाथ था जिसके पेरेंट्स वॉर में मारे गए थे। उसके अंदर अपनापन महसूस करने वाली फीलिंग बहुत कम थी, लेकिन यहां उसे थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही थी। अरे ये बूढ़ा आदमी, जियुए ने हल्का सा मुंह बनाया। चू लिन को पिघलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस बूढ़े पैलेस मास्टर को लोगों का दिल जीतना अच्छे से आता था। हाँ, टियानक्वान लेक में डुबकी लगाने की तैयारी करो। छोटे लड़के, सीधे शब्दों में कहूं तो टियानक्वान लेक में तुम जितनी ज्यादा देर तक टिकोगे, तुम्हारा फायदा उतना ही बड़ा होगा। अब तुम कितनी देर टिक पाते हो, ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। डाओबिन हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने यिन कोंगहाई की तरफ देखा। उन्होंने अपने शरीर की ताकत बटोरी और भारी एनर्जी वाली उस झील में छलांग लगा दी। चू लिन, झील में आ जाओ। डोबिन की आवाज सुनकर छू लिन का मन हल्का सा डोल गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ा। सबकी जलती हुई नजरों के बीच वो टियानक्वान ब्रेथ से भरी उस झील में कूद गया। झील का पानी लगातार उफन रहा था और पावरफुल जीन एनर्जी लहरों में बदलकर तेजी से घूम रही थी। यिन कोंगहाई और डाओबिन पानी के ऊपर तैर रहे थे।
वो भारी जेनेटिक एनर्जी उनसे टकरा रही थी, लेकिन उनके कपड़ों का एक धागा तक नहीं हिला पा रही थी। ये नज़ारा देखकर टियानक्वान के दबाव को सहने की कोशिश कर रहा छू लिन भी उनसे एनवी फील करने लगा। इसे ही स्ट्रेंथ का फासला कहते हैं। झील के किनारे से दूर वूमी पैलेस के कई डिसाइपल्स आवाज सुनकर जलन भरी नजरों से झील की तरफ देख रहे थे। पता नहीं छू लिन कितने दिनों तक टिक पाएगा। हाँ, टियानक्वान का सोर्स मटेरियल बहुत ही वायलेंट और खतरनाक होता है। एक बार ये शरीर में घुस जाए तो ये नसों को फाड़ देता है, एक्यूपॉइंट से टकराता है और जान का खतरा भी बन जाता है। पिछले साल टियानक्वान लेक में जाने वाले एल्डर मार्शल ब्रदर फैंगटाई थे, जो 4 दिन और 4 रात तक टिके रहे थे। एल्डर मार्शल ब्रदर फैंगटाई की स्ट्रेंथ कमाल की है और उनका शरीर बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है छू लिन ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक टिकेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झील के ऊपर से आ रही उन आवाजों को सुन रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या टियानक्वान लेक में जाना सच में खतरनाक है? लोगों की बातें सुनकर जुआंग होंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने अपने आसपास के लोगों से पूछा। टियानक्वान लेक स्ट्रांग टियानक्वान कॉन्डेंसेट से बनी है। जब टियानक्वान कॉन्डेंसेट बनता है तो भारी वाटर प्रेशर के नीचे जरूरी एलिमेंट्स लगातार जमा होकर फ्यूज होते रहते हैं। वही टियानक्वान सोर्स का असली ओरिजिन है, वान चुन ने समझाया। जितना मुझे पता है, रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म के टॉप स्ट्रांग लोग फ्यूचर में स्पिरिट्स को इकट्ठा करेंगे। ये स्प्रिंग सोर्स ना सिर्फ शरीर को निखारने और मजबूत करने का काम करता है, बल्कि स्पिरिट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इतने सारे फायदे! जुआंग होंग खुशी से चिल्लाया। एक बार तुम्हारे पास स्पिरिट आ जाए तो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्पिरिट होने का मतलब ब्लू स्टार की भूतिया कहानियों जैसा था, जहां शरीर मर जाता है लेकिन सोल जिंदा रहती है। कल्टिवेशन सच में एक कमाल का एवोल्यूशन है। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन टियानक्वान का सोर्स बहुत ज्यादा वायलेंट है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सीधे वॉरियर के अंदरूनी हिस्सों को चोट पहुंचा सकता है और तब नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वान चुन ने सिर हिलाते हुए कहा। और तो और, टियानक्वान लेक का सोर्स मटेरियल झील के सबसे गहरे हिस्से में होता है। झील के नीचे का प्रेशर शुआनजिंग में दूसरी या तीसरी बार वापस आने वाले किसी भी वॉरियर को कुचल सकता है। उस भारी प्रेशर को सहते हुए टियानक्वान सोर्स मटेरियल को अब्सॉर्ब करना बहुत मुश्किल काम है। अचानक वे सब चिंता भरी नजरों से झील की तरफ देखने लगे। झील के ऊपर डोबिन ने यिन कोंगहाई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो शुरू करें। यिन कोंगहाई ने सिर हिलाया। उनका चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने अपनी हथेली को झील की तरफ दबाया और एक पावरफुल जीन एनर्जी तेजी से बाहर निकली। वो एनर्जी एक बड़े से कॉलम में बदल गई और सीधे झील के पानी में घुस गई। जोरदार धमाका हुआ। वो खाली एनर्जी कॉलम सीधा झील की तलहटी तक जा पहुंचा। उस डार्क एनर्जी वाली झील से खतरनाक लहरें उठने लगीं जो किसी को भी निगलने के लिए तैयार थीं। झील के सबसे गहरे हिस्से से एक काला सा मटीरियल उछलकर बाहर आया, एक पल के लिए चमका और हवा में उड़ने लगा। उसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। टियानक्वान सोर्स मटीरियल। झील के नीचे से बाहर आ रहे उस काले मटीरियल को देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग हैरानी से चिल्ला पड़े और उनकी आंखों में चमक आ गई। चूलिन, झील के तल में जाओ और टियानक्वान सोर्स मटीरियल को अब्सॉर्ब करो। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुचले जाने लगे तो मैं तुम्हें झील के नीचे से बाहर निकाल लूंगा। डाओबिन ने अपनी हथेली से हल्का धक्का दिया और एक ब्लैक रून उड़ता हुआ चूलिन के पास पहुंच गया। जी, चूलिन ने उस रून स्टोन को पकड़ लिया। उसकी उफनती हुई जीन एनर्जी ने उसके शरीर को ढक लिया। फिर वो एक रोशनी में बदला और सीधे उस एनर्जी वाली झील के अंदर गोता लगा गया। चूलिन के झील में घुसने के बाद यिन कोंगहाई ने अपना हाथ हटा लिया। खुली हुई झील तेजी से बंद हो गई और लहरें वापस घूमने लगीं। अब आगे सब चूलिन की खुद की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। वो जितनी देर टिकेगा उसका फायदा उतना ही बड़ा होगा। डाओबिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है वो छोटा लड़का कितने दिनों तक टिक पाएगा? कम से कम 5 दिन, यिन कोंगहाई ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया। 5 दिन का समय काफी अच्छा है, लेकिन तुम सच छुपा रहे हो। तुमने हमेशा इस लड़के को बहुत माना है। डाओबिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यिन कोंगहाई ने हंसते हुए सिर हिलाया। खैर, मुझे लगता है चूलिन कम से कम 8 दिन तो निकाल ही लेगा। डाओबिन हैरान रह गए। तुम सच में बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मुझे याद है कि इस जनरेशन के यंग लोगों में सिर्फ वो लड़की जाओ मेंग्यू ही 8 दिनों तक टिक पाई थी ना। मुझे कभी नहीं लगा कि छू लिन उस लड़की जाओ मेंग्यू से किसी भी मामले में कमजोर होगा। तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। तुम ये क्यों नहीं कहते कि यंगर मार्शल ब्रदर ये शिंगे ने झील के नीचे सारा टियानक्वान सोर्स पी लिया था और फिर बड़ी मुश्किल से झील से रेंगते हुए बाहर आया था? डाओबिन ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। हाँ, चूंकि तुम इस लड़के को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो तो इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लड़का मुझे भी हैरान कर देगा। हमारा वूमी पैलेस बहुत लंबे समय से खामोश है, अब किसी जीनियस के सामने आने का वक्त आ गया है। पानी के छलकने की आवाज आई। झील के अंदर एक रोशनी बड़ी ही खौफनाक स्पीड से तलहटी की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में उस घने अंधेरे के बीच से एक व्हाइट गोल्ड लाइट धीरे धीरे उभरकर सामने आ गई। यही है वो। चूलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने सामने मौजूद उस डार्क मटीरियल को देखने लगा। उस घने डार्क मटीरियल से वो एक बहुत ही खतरनाक और वायलेंट फ्लक्चुएशन महसूस कर सकता था।
यही वो टियानक्वान सोर्स मटेरियल था जो झील की गहराई में जमा हुआ था। प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। छू लिन की नजरें झील की तलहटी पर टिकी थीं। जैसे जैसे वो गहराई में जा रहा था, प्रेशर और भी भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी स्किन भी कसकर फटने वाली हो। एक अजीब सी गूंज हुई। चू लिन ने मन ही मन कुछ सोचा और उसके शरीर से एक हल्की व्हाइट गोल्ड लाइट बाहर निकली, जिसने उस प्रेशर को खत्म कर दिया। उस व्हाइट गोल्ड लाइट ने उसके शरीर को कसकर ढक लिया था। छू लिन ने अब और झिझक नहीं दिखाई और वो तेजी से उस घने अंधेरे में घुस गया। अंधेरे में घुसते ही उसका शरीर अचानक से भारी हो गया और वो व्हाइट गोल्ड लाइट भी थोड़ी फीकी पड़ गई। इस सिचुएशन को महसूस करते हुए चू लिन की आंखें थोड़ी सीरियस हो गईं। उसका शरीर अचानक से कांपा, थोड़ा सा फैला और उसने अपनी टाइटेनियम बॉडी को एक और स्ट्रॉन्गर लेवल पर पुश कर दिया। क्या खतरनाक एनर्जी है! चू लिन को अपने पूरे शरीर पर एक चिपचिपाहट और हल्की सी चुभने वाली दर्द महसूस हो रही थी। चू लिन पालथी मारकर बैठ गया और बड़े ध्यान से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। जोरदार धमाका हुआ। वो शांत डार्क मैटर उबलते हुए गर्म तेल की तरह खौल रहा था। वो काले सब्सटेंसेस बड़े ही ब्रूटल और वायलेंट तरीके से चू लिन के शरीर से टकरा रहे थे। शरीर के अंदर जाते ही वो काले सब्सटेंसेस अनगिनत पानी की बूंदों में फट गए और छू लिन के शरीर में गहराई तक समा गए। छन्न की आवाज हुई। वो मिस्ट किसी आग की तरह जल रही थी। वो जहां से भी गुजरती वहां की नसें, एक्यूपॉइंट्स, मांस और हड्डियां सब लाल हो जाती। छू लिन का पूरा शरीर भभक रहा था और उसके दांतों के बीच से दर्द भरी सिसकारी निकल गई। ये टियानक्वान सोस सच में बहुत टेरेबल है, पर यह बस इतना ही है। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। छू लिन का मन हिला और उसके शरीर से किसी घंटी जैसी आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे वो आवाज फैली, न सिर्फ उसकी स्किन बल्कि उसका मांस और खून भी हल्की प्लैटिनम लाइट से ढक गया। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर मेटल का बन गया हो। टाइटेनियम बॉडी एक ऐसा सुपरनैचुरल मार्शल आर्ट्स था जो शरीर को किसी हार्ड मेटल की तरह मजबूत बना सकता था। इसके अलावा जो मेटल सोर्स उसने इतनी मुश्किल से निकाला था, उसकी वजह से टाइटेनियम बॉडी प्रैक्टिस करते वक्त उसे बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। सब जानते हैं कि किसी का शरीर बाहर से कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, उसके अंदर के ऑर्गन्स, मांस और खून बहुत नाजुक होते हैं। एक बार एनर्जी शरीर के अंदर घुस जाए तो वो सब कुछ तहस नहस कर सकती है। लेकिन ये टाइटेनियम बॉडी न सिर्फ बाहर की स्किन को मजबूत बनाती थी, बल्कि प्रैक्टिस के दौरान मांस और खून को भी स्टील जैसा कड़क कर देती थी। चटकने की आवाज आई। जब वो डार्क फॉग दोबारा चू लिन के शरीर में घुसा तो दर्द पहले से बहुत कम था। वो फॉग धीरे धीरे छू लिन के मांस और खून में घुलने लगा और छू लिन अपने शरीर के अंदर उस वाइल्ड पावर को धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। ये सच में कमाल की चीज है। मैं स्प्रिंग सोर्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकता। छू लिन ने अपनी आंखें खोलीं और झील के नीचे जमा हुए उस काले सब्सटेंस को देखा। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। चू लिन ने दिमाग दौड़ाया और तुरंत सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन को बाहर बुला लिया। हालांकि एनर्जी साइफन अभी कूल डाउन हो रहा था, फिर भी उसके पास एक एक्टिव स्किल बाकी थी जिसका उसने अभी तक यूज नहीं किया था। डिसइंटीग्रेट द फोर्स फील्ड। चू लिन के चारों तरफ एक डार्क कर्टन फैल गया। फिर झील में हर तरफ फैले हुए वो मटेरियल्स धीरे धीरे गायब होने लगे, क्योंकि चू लिन उन्हें शांति से अब्जॉर्ब कर रहा था। इस शानदार दावत के साथ छू लिन की ब्रेथ भी लगातार बड़ी और हैवी होती जा रही थी। शांति से 3 दिन बीत गए। चू लिन महसूस कर सकता था कि इन छोटे से 3 दिनों में उसकी जीन एनर्जी उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस के मुकाबले दर्जनों गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। स्ट्रांग बनने के इस प्रोसेस के बीच चू लिन के साथ कुछ अजीब चीजें भी हो रही थीं। चू लिन के शरीर के अंदर वो जीन पैनल शांति से हवा में तैर रहा था जिसमें सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन मौजूद था। उस जीन पैनल के ऊपर मेटल ओरिजिन अपना रूप लगातार बदल रहा था। उसकी ब्रेथ बहुत शार्प और हैवी थी। हालांकि छू लिन इसे वापस नहीं भेज सकता था, जिससे इसे पूरी तरह अब्जॉर्ब करना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे उसकी टाइटेनियम बॉडी की मास्टरी बढ़ रही थी, वो मेटल ओरिजिन धीरे धीरे उसके शरीर में घुल रहा था। जीन पैनल के नीचे एक अजीब सी गोल्डन लाइट थी। वो गोल्डन लाइट अपने आप बन रही थी। उसके शेप को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्पिरिट हो जिसके बारे में पुरानी किताबों में बताया गया है। लेकिन क्या स्पिरिट को सी ऑफ नॉलेज में नहीं होना चाहिए? ये यहां कहां से आ गई? उस स्पिरिट से चू लिन को एक बहुत ही स्ट्रांग फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी। मुझे भी देखना है कि तुम आखिर हो क्या। छू लिन ने उस स्पिरिट को घूरा और धीरे से बड़बड़ाया। उसके पास जीन पैनल और सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन दोनों थे, इसलिए उसे किसी भी अनहोनी की कोई फिक्र नहीं थी। समय तेजी से बीता। 5वें दिन भी झील के नीचे कोई हलचल नहीं थी, लेकिन झील के बाहर काफी चहल पहल मची हुई थी। झील के प्लेटफॉर्म पर वूमी पैलेस के बहुत से डिसाइपल्स इंतजार कर रहे थे। झील के किनारे काफी भीड़ थी। भले ही वे प्रैक्टिस करने में बिजी थे, लेकिन वे बीच बीच में झील की तरफ भी नजरें दौड़ा लेते थे। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि छू लिन 5 दिनों तक टिक चुका था और उसके झील से बाहर आने का कोई नामोनिशान नहीं था। वूमी पैलेस के डिसाइपल्स अच्छे से जानते थे कि इतने समय तक टिकने का क्या मतलब है। पिछले साल वूमी पैलेस के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स में से एक वे यून टियानक्वान लेक में 4 दिन से थोड़ा ही ज्यादा टिक पाया था। उसे मजबूरन झील से बाहर आना पड़ा था। उसका मांस फट चुका था और वो खून से लथपथ था।
आसान शब्दों में कहें तो उसकी हालत बहुत खराब थी। अब चू लिन का समय उस रिकॉर्ड को पार कर चुका था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि चू लिन वे यून से भी ज्यादा पावरफुल है? अगर बात यही है तो वूमी पैलेस में एक और खतरनाक इंसान की एंट्री हो चुकी है। और कमाल की बात यह है कि यह खतरनाक इंसान अभी बिल्कुल नया है। झील के ऊपर डाओबिन और यान कोंगहाई बिना हिले खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें लगातार गहराई में ही टिकी थीं और उनके चेहरे पर सीरियसनेस थी। ये लड़का सच में बहुत कुछ सह सकता है। यान कोंगहाई ने खुशी से अपनी दाढ़ी सहलाई। 5 दिन हो चुके हैं। चारों पैलेसेस में जिन डिसाइपल्स ने भी टियानक्वान लेक में डुबकी लगाई है, वो उनमें मिडिल लेवल तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह थी कि 5 दिन टिकने के बाद भी चू लिन झील से बाहर नहीं आना चाहता था। इसका मतलब था कि चू लिन अभी और भी टिक सकता है। अपनी खौफनाक स्ट्रेंथ के साथ डाओबिन उस गहरी झील के अंदर से आ रही हल्की सी ब्रेथ को महसूस कर सकते थे। टियानक्वान लेक में ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। इसके नीचे का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आने वाले दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। यान कोंगहाई ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर ये छोटा लड़का 3 दिन और टिक गया तो वो उस लड़की जाओ मेंग्यू की बराबरी कर लेगा। डाओबिन ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा। यान कोंगहाई ने धीरे से सिर हिलाया। 3 दिन सुनने में बहुत छोटे लग रहे थे, लेकिन उस दर्दनाक झील में रह रहे इंसान के लिए ये बहुत लंबा समय होने वाला था। रही बात इस बात की कि चू लिन टिक पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह चू लिन पर ही डिपेंड करता था। समय तेजी से बीता। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वूमी पैलेस का माहौल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। यहां तक कि वो डिसाइपल्स भी हैरान थे जो अकेले में प्रैक्टिस कर रहे थे। वे भी अपनी प्रैक्टिस बीच में ही छोड़कर टियानक्वान लेक के पास आ गए थे। जब चू लिन को टियानक्वान लेक की गहराई में 7वां दिन लग गया तो ये खबर पूरे टियानवुजोंग में आग की तरह फैल गई। यहां तक कि बाकी 3 पैलेसेस के डिसाइपल्स ने भी ये खबर सुन ली थी और पूरा वूमी पैलेस लोगों से भर गया था। टियानवुजोंग में गिने चुने सीनियर ब्रदर्स ही ऐसा कर सकते थे। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि अब 7वां दिन आ गया था। पूरी टियानक्वान लेक एकदम शांत थी और चू लिन के बाहर आने का अब भी कोई नामो निशान नहीं था। इस हिसाब से तो लग रहा था कि चू लिन 8वें दिन तक भी टिक जाएगा, और ये रिकॉर्ड अब तक सिर्फ टियानवुजोंग की यंगर एल्डर मार्शल सिस्टर जाओ मेंगडी के नाम पर था। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नए डिसाइपल में एल्डर मार्शल सिस्टर के बराबर होने का पोटेंशियल है? ये सोचकर सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। ब्लडी कॉम्पिटिशन जीतने वाले इस चैंपियन की हस्ती सच में इतनी सिंपल नहीं लगती। लोगों के शांति से इंतजार करने के बीच 8वां दिन भी आ गया। फिर पूरा टियानवुजोंग उबलने लगा, क्योंकि ये बात सबके सामने आ गई थी। चू लिन के बाहर आने का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। वूफा पैलेस के टियानक्वान लेक की गहराई में एक खूबसूरत परछाई प्लेटफॉर्म पर शांति से बैठी थी। टियानक्वान की उफनती हुई मिस झील से निकलकर उस परछाई के चारों तरफ लिपट रही थी, जो किसी इमॉर्टल जैसी लग रही थी। हवा चीरने की आवाज आई, लेकिन उसकी शांति से प्रैक्टिस करने का समय ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। पीछे से एक तेज और बेकाबू हवा आई, जिससे उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। सिस्टर, गजब हो गया। रेड स्कर्ट वाली एक परछाई हल्के से उतरी और जल्दी से भागती हुई आई। क्या बात है? जाओ मेंग्यू ने हल्के से पूछा। उसकी आवाज में कोई हलचल नहीं थी। आपको याद है मैंने आपको चू लिन के बारे में क्या बताया था? हाँ, क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? जाओ मेंग्यू ने उसकी तरफ देखे बिना अपनी ब्लू सॉर्ट को हल्के से सहलाया। उस लड़के को टियानक्वान लेक में डुबकी लगाने की क्वालिफिकेशन मिल गई, जाओ मेंगडी ने जल्दी से कहा। ब्लडी चैंपियन होने के नाते ये रिवॉर्ड जीतना कोई अजीब बात नहीं है, जाओ मेंग्यू ने आराम से कहा। अरे, वो लड़का, जाओ मेंगडी ने घबराते हुए कहा, वो पिछले 8 दिनों से टियानक्वान लेक के नीचे बैठा हुआ है। ओह! जाओ मेंग्यू के शांत चेहरे पर फाइनली कुछ हलचल हुई। उसने हैरानी से ऊपर देखा। वो चू लिन 8वें दिन तक टिक गया। टियानक्वान लेक के प्रेशर को खुद झेल चुकी होने के नाते जाओ मेंग्यू जानती थी कि झील के नीचे कितना प्रेशर होता है। शुरुआत में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और सिर्फ 8 दिन तक ही टिक पाई थी। इस यंगर जनरेशन में ये पहले से ही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। किसे पता था कि कोई उसकी बराबरी कर लेगा? वो चू लिन सच में सिंपल नहीं है। चू लिन आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? आप हमारी टियानवुजोंग जनरेशन में सबसे पावरफुल इंसान हैं, जाओ मेंगडी ने मुंह बनाते हुए कहा। ब्लैक स्कर्ट वाली उस औरत ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वूमी पैलेस के टियानक्वान लेक का स्केल हमारे वूफा पैलेस से बहुत कमजोर है। दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर भी चू लिन का 8 दिनों तक टिके रहना काफी बढ़िया है। जाओ मेंगडी का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ा। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, एल्डर सिस्टर, वो लड़का 8 दिनों से टिका हुआ है और वो अभी भी झील के नीचे ही है। ये बात सुनते ही ब्लैक स्कर्ट वाली औरत का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने अपनी हरी उंगलियों से अपनी ग्रीन लॉन्ग शॉर्ट को कसकर पकड़ लिया। साफ था कि उसके दिल में हलचल मच गई थी। वो अभी तक बाहर नहीं आया? ब्लैक ड्रेस वाली औरत हैरान रह गई और उसने अपना सिर उठाया। उसके खूबसूरत चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। जाओ मेंगडी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसके लिए ये इमेजिन करना मुश्किल था कि उस एरोगेंट लड़के ने आज टियानक्वान लेक में इतना अच्छा रिजल्ट हासिल कर लिया था। तो
ब्लैक स्कर्ट वाली औरत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि टियान वुजोंग को इस बार एक बहुत ही खतरनाक डिसाइपल मिल गया था। सिस्टर, कहीं वो लड़का झील के नीचे डूब तो नहीं गया? जाओ मेंगडी ने फुसफुसाते हुए कहा। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने आंखें घुमाई। अंकल डाओबिन हमेशा झील के नीचे ध्यान रखते हैं। वो कुचल कर कैसे मर सकता है, और अभी तक किसी ने नोटिस भी नहीं किया? फिर ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने थोड़ा सोचा, क्या वूमी पैलेस ये शिंगे जैसा एक और जीनियस पैदा कर सकता है? कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स आ जाएंगे। चलो इंतजार करते हैं। वैसे मैं भी थोड़ी क्यूरियस हूं। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने अपना सिर घुमाया और वूमी पैलेस की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो जानना चाहती थी कि टियानवुजोंग में आते ही बवाल मचाने वाले इस लड़के के पास आखिर कैसी एबिलिटी है। वूमी पैलेस, टियानक्वान लेक। आजकल टियानवुजोंग में सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह यही थी। झील के ऊपर आसमान चीरने की आवाजें आ रही थीं और एक के बाद एक कई परछाइयां पानी के प्लेटफॉर्म पर उतर रही थीं। उन सबकी नजरें सामने झील पर ही टिकी थीं। छू लिन के 8 दिनों तक झील के नीचे रहने की कहानी अब पूरे टियानवुजोंग में फैल चुकी थी। यहां तक कि कुछ एल्डर्स भी इसे लेकर कंसर्न थे। आखिर टियानवुजोंग की यंगर जनरेशन में सिर्फ जाओ मेंग्यू ही ऐसा कर सकती थी। बेशक, सबसे बड़ी बात यह थी कि 8 दिन बाद भी अंदर से बाहर आने की कोई हलचल नहीं थी। इस नज़ारे ने टियानवुजोंग के कई पुराने लोगों को अचानक चौंका दिया था। 100 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। ये शिंगे। इन बूढ़े लोगों की गहरी नजरें टियानक्वान लेक की तरफ थीं। हमारे टियानवुजोंग में एक बार फिर से एक वर्ल्ड फेमस गोस्ट पैदा होने वाला है। 11वां दिन। टियानक्वान सोर्स मटीरियल, जो पहले कई मीटर्स मोटी परत में जमा था, अब तेजी से सिकुड़ गया था। लेकिन सबसे गहराई वाला हिस्सा अब और भी गाढ़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो जमकर सॉलिड बन गया हो। टियानक्वान सोर्स के बढ़ने के साथ ही अंदर का प्रेशर भी दोगुना हो गया था। मेटाफिजिकल रेल्म के 5th रॉबरी वाला कोई स्ट्रांग आदमी भी इसमें लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। चू लिन शांति से अपने शरीर के अंदर उस लाइट ग्रुप में हो रहे बदलावों को देख रहा था। मेटाफिजिकल रेल्म के अपर लेवल तक पहुंचने के लिए उसके खुद के स्पिरिट का पैदा होना इम्पॉसिबल था। कहने का मतलब ये था कि उसके शरीर में रहने वाला वो स्पिरिट उसका अपना नहीं था और उसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। चू लिन ने पहले ही उस स्पिरिट के सोर्स का अंदाजा लगा लिया था। शायद ये क्रॉसिंग से पहले वाला चू लिन था। चूंकि इसे बुलाया नहीं जा सकता था, इसलिए इसे वेस्ट भी नहीं किया जा सकता था। तुम मेरी लाइफ का सोल नहीं बन सकते, तो मैं तुम्हें पिघलाकर एक टूल बना दूंगा। डिसॉल्व। चू लिन ने एनर्जी के अनगिनत छोटे छोटे साइफन्स छोड़े और उस स्पिरिट को बड़ी बारीकी से पॉलिश किया। वो गोल्डन बॉल अचानक टूट गया और किसी गूथे हुए आटे की तरह हल्के से दबकर एक डिस्क में बदल गया। जैसे जैसे समय बीता, उस गोल्डन लाइट मास ने भी एक शेप लेना शुरू कर दिया। हालांकि ये अभी भी बहुत रफ था, लेकिन इसमें से शार्प वेव्स निकलकर चारों तरफ फैल रही थीं। चटकने की आवाज हुई। चू लिन की टाइटेनियम बॉडी का शेल अभी भी चमक रहा था, लेकिन उसके अंदर से चटकने की आवाजें आ रही थीं और उसके मुंह के किनारे से खून की एक लकीर बह निकली। ये प्रेशर अब और नहीं झेला जाएगा। शरीर में हो रहे दर्द से चू लिन को समझ आ गया था कि टाइटेनियम बॉडी ही उसका सबसे स्ट्रांग डिफेंस था, लेकिन वो भी बाहर के प्रेशर को रोक नहीं पा रहा था। अब स्पीड बढ़ानी होगी। चू लिन ने धीमे से फुसफुसाया और फिर उस स्पिरिट की तरफ देखा जिसका शरीर लगातार कट रहा था। इस तेज प्रोसेस में स्पिरिट के कांपने की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ नया पैदा होने वाला है। एक तेज आवाज हुई। पूरा होने के आखिरी पल में वो स्पिरिट अचानक से शरीर से फटकर बाहर निकला, मानो उसने अपना फाइनल पॉइंट छू लिया हो। गोल्डन लाइट लहरों की तरह उफन रही थी और उसे शांत होने में काफी समय लगा। छू लिन भी हिल गया और उसने नीचे देखा। गोल्ड के उस धमाके के बीच एक प्योर गोल्ड ऑब्जेक्ट नजर आया। ये हथेली के साइज का एक गोल्डन व्हील था, जिसके किनारों पर तेज धार वाले दांत थे और जो बड़ी खतरनाक तरीके से चमक रहा था। छू लिन ने अपनी एक्साइटमेंट को दबाया। उस व्हील को देखकर उसमें से एक खौफनाक प्रेशर निकल रहा था, जिससे खुद चू लिन भी डर गया था। ये टियानक्वान से बना एक कटिंग टूल है। भले ही ये कोई मैजिक ट्रेजर नहीं था, लेकिन जानलेवा होने के मामले में ये चू लिन के हाथ में मौजूद ड्रैगन वाटर स्पिरिट से कहीं ज्यादा बेहतर था। अब से मैं तुम्हें श्वांजिन टीथ बुलाऊंगा। चू लिन मुस्कुराया और उसने उस गोल्डन व्हील को अपने दिमाग में रख लिया। फ्यूचर में ये चीज दुश्मन को सरप्राइज देने और उन पर हमला करने के काम आ सकती थी। इसकी धार इतनी तेज थी कि ये शुआंजिंग के 6 लेयर्स वाले स्ट्रांग लोगों का डिफेंस भी चीर सकती थी। अब उस टियानक्वान सोर्स से निपटने का तरीका ढूंढने का वक्त आ गया है। चू लिन ने धीमे से कहा और उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसने अपनी आंखें खोली और सामने फैले उस विशाल टियानक्वान सोर्स को देखा। वो अपने शरीर में उमड़ती हुई एनर्जी को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि अब ब्रेक थ्रू करने का वक्त आ गया है। प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था और चू लिन की टाइटेनियम बॉडी अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी। हर बार मुंह खोलने पर खून बाहर आ रहा था। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस टियानक्वान लेक में कितना प्रेशर है। चू लिन हल्के से मुस्कुराया और फिर उसका शरीर कांप उठा। उसकी प्लैटिनम बॉडी अचानक से गायब हो गई और वो अपने नॉर्मल फ्लैश वाले शरीर में वापस आ गया। जोरदार धमाका हुआ। टाइटेनियम बॉडी के हटते ही वो खौफनाक प्रेशर सीधे चू लिन के शरीर पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसका मांस फटने लगा।
एक अजीब सी गूंज हुई। चूलिन ने एनर्जी साइफन वॉर्टेक्स को बाहर निकाला, जो अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, और उसे अपनी स्किन को कवर करने के लिए खींच लिया। चटकने की तेज आवाज आई। एनर्जी साइफन ने जीन एक्सट्रैक्शन के साथ मिलकर एक ही समय पर काम करना शुरू कर दिया, और एक्सटिंक्शन की ताकत और जीन एनर्जी दोनों तेजी से बढ़ने लगे। चारों तरफ फैला वो भारी प्रेशर अचानक गायब हो गया। इस लगातार अब्जॉर्प्शन से लिन का शरीर और भी ज्यादा भारी होता जा रहा था। इस वक्त उसके शरीर के अंदर की जीन एनर्जी पूरी तरह से अनस्टेबल थी, जो सीधा सा इशारा था कि फिफ्थ रॉबरी आने वाली है। टियानक्वन लेक में इस डुबकी की मदद से लिन की स्ट्रेंथ में जबरदस्त उछाल आया था। उसे इस मौके का फायदा उठाकर शुआनजिंग की फिफ्थ रॉबरी पर हमला करना ही था। आ गया शुआनजिंग में वापसी, फिफ्थ रॉबरी किंजेंजी। लिन के चारों तरफ वो अजीब सी शेकिंग पावर धीरे धीरे और तेज होने लगी। बैंग बैंग। धमाके की उस वायलेंट फोर्स से टियानक्वन लेक उफरने लगी। भारी लहरों के बीच सिर्फ लिन का शरीर ही बिना हिले खड़ा था। लिन के मेटाफिजिकल रेल्म में वापसी की फिफ्थ रॉबरी आ चुकी थी। झील के नीचे जब लिन अपनी रॉबरी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, झील के ऊपर का स्प्रिंग अभी भी एकदम शांत था। बस कभी कभी कुछ लहरें उठती थीं और स्काई स्प्रिंग और व्हाइट फॉग शांति से बह रहे थे। झील के चारों तरफ हर एक प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लिन को टियानक्वन लेक में गए 11 दिन हो चुके थे। ये खबर बहुत ही कम समय में पूरे टियानवुजोंग में आग की तरह फैल गई। ऐसे में थोड़ी हलचल मचना तो तय था। टियानवुजोंग में हर साल कई आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स टियानक्वन लेक में डुबकी लगाने जाते थे। ये सब टियानवुजोंग की यंग जनरेशन के एलीट लोग थे। लेकिन उनके टियानक्वन लेक में टिकने का सबसे लंबा रिकॉर्ड सिर्फ 8 दिनों का था। लेकिन इस बार कोई सच में टियानक्वन लेक के नीचे पूरे 11 दिनों से टिका हुआ था। ये रिकॉर्ड अपने साथ के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा बड़ा था। यंगर जनरेशन में सबसे आगे रहने वाली जाओ मेंग्यू भी इस मामले में लिन की बराबरी नहीं कर सकती थी। और ये चमत्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि टियानवुजोंग में नया आया एक डिसाइपल था। जैसे ही ये खबर फैली, चारों पैलेसेस हैरान रह गए। अनगिनत डिसाइपल्स इस अजीब इंसान को देखने के लिए दौड़े चले आए। लिन के सबसे करीब वाले प्लेटफॉर्म पर लोगों के 4 ग्रुप थे, और हर ग्रुप के बीच में गहरी सांसें लेता हुआ एक इंसान खड़ा था। ये वूमी पैलेस के 4 सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स थे। उन चारों में सबसे दाएं तरफ खड़ा इंसान ग्रे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा एकदम भावहीन था। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे हुए थे और वो ठंडी नजरों से सामने टियानक्वन लेक को घूर रहा था। उसके बगल में खड़ा गाओ ले शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसने अपने सामने खड़े एल्डर मार्शल ब्रदर को देखा और ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। तुमने सच में मेरी नाक कटवा दी। टियानक्वन लेक में जाने का ऐसा मौका कोई हाथ से कैसे जाने दे सकता है, और वो भी एक नए डिसाइपल से हारकर। तुम किसी काम के नहीं हो। उस ग्रे कपड़े वाले आदमी ने ठंडी नजरों से उसे देखते हुए डांटा। एल्डर मार्शल ब्रदर मियाओ ही, उस लिन की स्ट्रेंथ बहुत हाई है, कोई भी आम डिसाइपल उसे नहीं संभाल सकता। मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। आप शांत हो जाइए, गाओ ले ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। उसके पास पोटेंशियल हो सकता है, पर मैं उसे सबको डराने नहीं दूंगा। मुझे भी देखना है कि आजकल के नए लोग कितने पागल हो गए हैं। वो तो अपने सीनियर ब्रदर की भी इज्जत नहीं करते। मियाओ हे ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। ये सुनकर गाओ ले को चुपचाप सिर हिलाना पड़ा। मियाओ ही पूरे टियानवुजोंग में अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मशहूर था। लिन वाला मामला इतना बड़ा हो गया था कि वो शांत नहीं बैठ सकता था। हाँ, एल्डर मार्शल ब्रदर मियाओ, ये नया लड़का सिंपल नहीं है। वो 11 दिनों से टियानक्वन लेक के नीचे है, जबकि उसने अभी अभी सेक्ट ज्वाइन किया है। यहां तक कि आप और मैं भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप पंगा लेने जाएं तो ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी खतरनाक इंसान से ना टकरा जाएं। मियाओ ही के बाईं तरफ खड़े व्हाइट कपड़े पहने हुए एक यंग लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। वो वे यून था, उन 4 सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स में से एक। उसका स्टेटस बिल्कुल मियाओ ही के बराबर था, लेकिन उसका पोटेंशियल कमाल का था। सेक्ट ज्वाइन किए सिर्फ 2 साल हुए थे और वो इस मुकाम तक पहुंच गया था। उसका ब्रेथ प्रेशर किसी भी मामले में मियाओ ही से कमजोर नहीं था। अगर तुम्हारे पास सच में स्किल्स हैं तो उन्हें बातों से साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद आजमा कर देखना चाहिए। मियाओ ही ने एक नजर डाली और कहा, क्या तुम अकेले में प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे? अब तुम भी बाहर आ गए हो। लगता है तुम भी इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हो। टियानक्वन लेक में 11 दिनों तक टिके रहने वाले इंसान को कोई कैसे हल्के में ले सकता है? हाँ, लगता है आज मिशन जू के लिए एक और दावेदार सामने आ गया है। वे यूं हंसा और फिर टियानक्वन लेक की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, ये शिंगे सिर्फ 12 दिन तक टिका था। ये लड़का तो कमाल है। मियाओ हे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सीरियसनेस लगातार बढ़ती जा रही थी। जब टियानक्वन लेक के चारों तरफ भारी भीड़ जमा थी, तभी 2 खूबसूरत परछाइयां आसमान चीरती हुई आईं और एक एटिक पर उतर गईं। वहां से वे दूर से ही झील को देखने लगीं। लिन अभी तक बाहर नहीं आया। जाओ मेंगडी झील को घूर रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और पैर पटकते हुए अपने लाल होठों को सिकोड़ कर बड़बड़ाई, वो सच में ये शिंगे को टक्कर दे रहा है।
ये कैसे पॉसिबल है? जाओ मेंग्यू ने गहरी सांस छोड़ी। अगर वो बाहर नहीं आता तो ठीक था, लेकिन इस वक्त बाहर आने का मतलब है कि मामला और भी बड़ा है। जाओ मेंगडी थोड़ी हैरान रह गई। उसके तेज दिमाग ने तुरंत इस बात को समझ लिया। छू लिन इतने लंबे समय तक सिर्फ एक ही वजह से टिका हुआ था। साफ था कि उसका असली मकसद तियानक्वान सोर्स को अब्जॉर्ब करना था। अगर चू लिन इस वक्त बाहर आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे तियानक्वान लेक के सोर्स मटेरियल को अब्जॉर्ब करने में सिर्फ 11 दिन लगे, जबकि ये शिंघे को 12 दिन लगे थे। चू लिन की ये अचीवमेंट टियान वुजोंग के लिए बहुत ही खौफनाक थी। तो उसे झील में ही डुबकी लगाने दो। अच्छा होगा कि वो पूरे 1 साल तक वहीं रहे, जाओ मेंगडी ने मुंह फुलाते हुए बड़बड़ा कर कहा। अचानक उसने पानी में हो रहे बदलाव को देखा और वो हैरान रह गई। मुझे डर है कि अब मामला बिल्कुल बदल चुका है। टियनक्वान लेक के उबलते पानी को देखकर जाओ मेंग्यू ने एक ठंडी सांस ली, उस ठंडी हवा को अपने अंदर गहराई तक जाने दिया और धीमे से कहा। झील का पानी तेजी से उफन रहा था और उबल रहा था। भारी लहरें उठने लगी थीं। पानी छलक कर प्लेटफॉर्म पर आ रहा था और लहरों के टकराने की जोरदार आवाजें सबके कानों में गूंजने लगी थीं। टियनक्वान लेक में हुए इस अचानक बदलाव ने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर कोई हैरान और सुन रह गया। क्या इसका मतलब ये था कि छू लिन बाहर आ रहा है?